एपिसोड की शुरुआत एक सैड सीन से होती है। मेन कैरेक्टर ने एक एक्सीडेंट के दौरान अपने पेरेंट्स और अपने छोटे भाई को खो दिया है। उसकी बचपन की दोस्त मित्सुमी उसका ख्याल रखने की कोशिश करती है, लेकिन अब मेन कैरेक्टर को ये डर लगने लगा है कि उसके पेरेंट्स और छोटे भाई की तरह हर कोई उसे छोड़ के जा सकता है। इसीलिए वो अपने हाथ को मित्सुमी से दूर कर लेता है, लेकिन मित्सुमी उसे वादा करती है कि वो कहीं भी नहीं जाएगी और उसके साथ ही रहेगी। इसी के बाद हमें पता चलता है कि मेन कैरेक्टर का नाम तायो आसानो है, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से तायो को सदमा लग गया है। इसीलिए वो अपनी क्लास में भी किसी के साथ बात नहीं कर पाता है और जब दोस्त उसे डिनर के लिए इनवाइट करते हैं तब वो मना कर देता है। लेकिन मित्सुमी अभी भी तायो के साथ है और वो उसका पूरा ख्याल रखती है, बिल्कुल एक मदर की तरह। इसीलिए तायो मित्सुमी को चिढ़ाते हुए कहता है कि उसे एक मदर की तरह एक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो फिर मित्सुमी भी तायो को चिढ़ाते हुए कहती है कि अगर वो मदर है तो फिर तायो फादर हुआ। इसके बाद मित्सुमी अपने हाथों से तायो को खाना खिलाने जा रही थी, लेकिन उसी टाइम पे उनका वहाँ पे प्रिंसिपल आता है, जो तायो के मुंह से उसका नेवाला छीनता है और मित्सुमी के हाथों से एग रोल को खा लेता है। प्रिंसिपल को तायो से कुछ काम था, इसीलिए वो तायो को अपने साथ लेके जाता है। क्लास खत्म होने के बाद तायो प्रिंसिपल के पास जाता है तो प्रिंसिपल उसी के बगल में बैठ जाता है, जिसके बाद वो तायो को अपनी कलेक्शन दिखाता है, जिसके अंदर उसने मित्सुमी की बचपन से लेके बड़े होने तक सारी पिक्चरें खींच के रखी थी। जिससे तायो अपने मन के अंदर सोचता है कि प्रिंसिपल तो ठरकी है, वो छोटे बच्चों की फोटो अपने फोन के अंदर खींच के रखता है। लेकिन उसी टाइम पे प्रिंसिपल तायो को बताता है कि वो मित्सुमी के पीछे बिल्कुल शैडो की तरह रहता है, जो उसकी रक्षा करता है कुछ अजीबोगरीब लौंडों से। और हाल ही में एक लड़का मित्सुमी को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था, तो फिर प्रिंसिपल ने बड़े प्यार से उसे समझाया कि उसे मित्सुमी से दूरी बना के रखने चाहिए, और वो लड़का समझ भी गया। प्रिंसिपल तायो से कहता है कि वो काफी ज्यादा लकी है क्योंकि उसे मित्सुमी के हाथों से होममेड लंच बॉक्स खाने का मौका मिलता है, और क्योंकि वो मित्सुमी का बचपन का दोस्त था इसलिए अभी तक वो सारी चीजें चलने दे रहा था। लेकिन चीजें काफी ज्यादा चेंज हो गई हैं। तायो को समझ में आ जाता है कि उसे यहाँ से भाग के मित्सुमी को इस बारे में बताना पड़ेगा, लेकिन उसी टाइम पे प्रिंसिपल अपने पास से चाकू निकाल लेता है, जो कि तायो के गले के ऊपर रख देता है। खैर प्रिंसिपल तायो का गेम बजा पाता कि उससे पहले ही वहाँ पे सफेद बालों वाली एक लड़की आती है, जो अपने पास से किसी गैजेट का इस्तेमाल करती है और तायो को लेके वहाँ से खिसक लेती है। जब तायो को होश आता है तब उसके सामने मित्सुमी और बाकी लोग खड़े थे, जिससे तायो काफी ज्यादा घबरा जाता है। मित्सुमी उसे बताती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, ये सभी लोग उसके भाई बहन हैं। मित्सुमी की बड़ी बहन फुताबा, मित्सुमी का बड़ा भाई शिंजो, मित्सुमी की एक और बड़ी बहन सियोन, मित्सुमी का एक और बड़ा भाई केंगो, और आखिर में उनका सबसे छोटा भाई नानाओ, और आखिर में उनकी घर की रखवाली करने वाला कुत्ता गोलियात। और आखिर में मित्सुमी तायो को बताती है कि उनकी फैमिली स्पाइस की फैमिली है, जासूसों की फैमिली। और मित्सुमी ये बात तायो को पिछले 10 सालों से बताना चाहती थी, लेकिन उसके भाई बहनों ने उसे रोक के रखा था। तायो इन सभी चीजों से काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये क्या बवाल है, और उसे उनकी बातों के ऊपर यकीन नहीं होता है। जिसके बाद वो शिंजो के पास जाता है, जो कि गन्स और ग्रेनेड्स को साफ कर रहा था, और वो उनमें से एक गन को उठा के कहता है कि ये तो खिलौना है खिलौना। लेकिन जब वो उनमें से एक गन को चलाता है तब असली गोली की आवाज आती है, जिससे तायो के पसीने छूट जाते हैं। फुताबा और सियोन बताते हैं कि स्पाइस का काम काफी ज्यादा नॉर्मल है आजकल, और ऊपर से आजकल तो सरकार भी अपने अपने जासूस निकाल रही है कुछ कामों को करने के लिए। किंगो बताता है कि आजकल तो जासूसों की अलग मैकबुक भी चलती है, जहाँ पे क्योचोरो नंबर 1 स्पाई है। फुताबा बताती है कि तायो क्योचोरो को पहले से ही जानता है उनके प्रिंसिपल के तौर पे, लेकिन वो असल में उनकी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है और इन लोगों का सबसे बड़ा भाई। तायो पूछता है लेकिन वो मेरी जान के पीछे क्यों पड़ा है, जिसपे फुताबा बताती है कि वो तुम्हारे नहीं, दरअसल मित्सुमी को मारने की कोशिश करने वाला है और हमें इसकी जानकारी इंटरनेट से मिली है। तायो कहता है वाह भाई, जासूस तो आजकल इंटरनेट पे भी घूम रहे हैं। हमें पता चलता है कि क्योचोरो मित्सुमी के साथ इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड यानी कि जुनूनी इसलिए है क्योंकि उसने एक मिशन के दौरान एक्सीडेंटली मित्सुमी को काफी ज्यादा चोट पहुंचा दी थी, और उस मिशन के झटके से मित्सुमी को रिकवर होने के लिए 3 महीने लग गए थे। लेकिन उन 3 महीनों के अंदर मित्सुमी को काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड हुआ, इसीलिए उसके बाकी जो बाल सफेद हैं यानी जो स्ट्राइप है, ये उसके स्ट्रेस यानी कि चिंता करने की वजह से हो रहा है, और ये कभी भी रियल कलर के अंदर वापस नहीं आएंगे। क्योचोरो को इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा हुआ, इसीलिए वो मित्सुमी की सिक्योरिटी को लेके बहुत ज्यादा जुनूनी हो गया और वो उसकी लेडी लाइफ के अंदर भी इंटरफेयर करने लगा। एक तरह से क्योचोरो मित्सुमी की रक्षा करने वाला दानव बन चुका था, और उसने तायो को इसलिए नहीं मारा था क्योंकि तायो मित्सुमी का बचपन का दोस्त है, लेकिन अब उसके पास वजह आ चुकी है तायो को मारने के लिए। अब वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और उसी टाइम पे घर का सायरन बजने लगता है, यानी कि क्योचोरो वहाँ पे पहुँच चुका था तायो को मारने के लिए। तो फिर सारे भाई बहन क्योचोरो का स्वागत करने के लिए जितने भी ट्रैप्स थे उन सभी को एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन सियोन को चिंता हो रही थी क्योंकि अगर ये लोग
अपनी पूरी ताकत के साथ भी क्यूचुरो से फाइट करे तब भी तायो के जिंदा रहने के सिर्फ 10% चांसेस थे। फुताबा आगे बढ़ती है और वो तायो को बताती है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो फिर यहाँ पे एक ही रास्ता है कि उसे मित्सुमी के साथ शादी करनी पड़ेगी। दरअसल इनकी फैमिली के अंदर एक रूल है कि कोई भी परिवार का सदस्य दूसरे परिवार के सदस्य के ऊपर हमला नहीं कर सकता है और उसे मार नहीं सकता है। फुताबा बताती है कि उनके पास फैमिली रिंग होती है जिसके अंदर एक सेकंड रिंग होती है और ये रिंग उसे दी जाती है जिसके साथ वो लोग शादी करते हैं। और जैसे ही ये रिंग मित्सुमी के हाथों से निकल के तायो के हाथों में आ जाएगी तो फिर तायो उनकी फैमिली का मेंबर बन जाएगा और क्यूचुरो इतना बड़ा बेवकूफ तो है नहीं कि वो परिवार के सबसे बड़े नियम को तोड़ेगा और यही एक तरीका है जिसकी मदद से वो लोग तायो को बचा सकते हैं। लेकिन तायो जैसे ही शादी के बारे में सुनता है तो फिर उसे अपनी फैमिली की याद आती है और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो अभी भी अपने सदमे से बाहर नहीं निकला था। मित्सुमी को तायो के ट्रॉमा के बारे में पता था, इसीलिए वो भी शादी करने से मना कर देती है और उन्हें बताती है कि तायो के ट्रॉमा की वजह से वो खुल के बात तक नहीं कर पाता है और शादी करके वो लोग उसके ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी डाल देंगे जो कि तायो के लिए और भी ज्यादा बुरा होगा। फुताबा अपनी गलती के लिए तायो से माफी मांगती है। इसके बाद सारे भाई बहन फैसला करते हैं कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ क्यूचुरो को रोकने की कोशिश करेंगे। उसी टाइम पे क्यूचुरो जोश पीते हुए उनसे कहता है कि अच्छी तैयारी है लेकिन रोकोगे कैसे। इसके बाद क्यूचुरो शिंजो से कहता है कि तुमने जो ट्रैप लगाए थे काफी अच्छे थे लेकिन उन्हें डॉज करने में दिक्कत हो रही थी तो मैंने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। फुताबा फिर से समझाने की कोशिश करती है कि तायो को मारना बेकार है लेकिन क्यूचुरो अपनी जिद पे अड़ा हुआ था तो फिर फुताबा को वहाँ पे ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। जिसके बाद वो क्यूचुरो को टाई से पकड़ती है और उसे पंखे की तरह घुमा घुमा के नीचे पटक देती है। शिंजो भी अपने वेपन्स के साथ क्यूचुरो के ऊपर हमला करता है लेकिन क्यूचुरो उन्हें डॉज कर लेता है। ननाओ अपने हाथ को चेंज करती है जिसके साथ वो क्यूचुरो के ऊपर हमला करती है लेकिन क्यूचुरो अपने स्पाइडर थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हुए उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन क्यूचुरो बड़ी आसानी के साथ ही उन सभी के हमलों को ब्लॉक कर लेता है और अपने थ्रेड्स के साथ उन्हें पीछे की तरफ पटक देता है। इसके बाद फुताबा तायो और मित्सुमी से कहती है कि वो लोग तायो को कहीं पे छुपा दें। इसके बाद वो दोबारा क्यूचुरो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। क्यूचुरो अपने थ्रेड्स की मदद से काफी आसानी के साथ फुताबा के हमलों को ब्लॉक कर रहा था लेकिन क्यूचुरो के ऊपर इसका बिल्कुल भी असर नहीं होता है और वो अपने धागे का इस्तेमाल करके फुताबा को छत से लटका देता है। इसके बाद केंगो तायो और मित्सुमी को लेके वहाँ से निकल जाता है और सियोन अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए क्यूचुरो के ऊपर हमला करने लगती है। जिसके बाद वो लोग तायो को एक सेफ जगह के अंदर छुपा देते हैं और उससे कहते हैं कि उसे किसी भी कीमत पे बाहर नहीं आना है। तायो को काफी ज्यादा चिंता हो रही थी तो मित्सुमी उससे कहती है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है, वो कहीं पे भी नहीं जाएगी। उसी टाइम पे क्यूचुरो भी कमरे के अंदर आ जाता है बिल्कुल सही सलामत, उसे एक खरोच तक नहीं आई थी। लेकिन उसी टाइम पे मित्सुमी तेजी के साथ आगे बढ़ती है और क्यूचुरो के ऊपर हमला कर देती है लेकिन क्यूचुरो उसे फिर से पकड़ लेता है और उसके चेहरे से मास्क हटाते हुए कहता है कि केंगो तुम्हें अभी भी थोड़ी सी स्किल्स की जरूरत है। जिसके बाद क्यूचुरो मित्सुमी से कहता है जो कि तायो बनी हुई थी कि वो बंदा कहाँ पे है, मुझे अभी के अभी चाहिए। मित्सुमी उसे कहती है कि वो तायो को छोड़ नहीं सकता है। क्यूचुरो इसके लिए मान जाता है मगर एक शर्त पे कि मित्सुमी को तायो की खातिर अपने घर से बाहर निकलना बंद कर देना पड़ेगा। वो हमेशा के लिए यहीं रहेगी, ना उसे स्कूल जाना है ना ही किसी काम से बाहर जाना है, वो हमेशा के लिए घर में ही रहेगी। और ये बिल्कुल उसी तरीके से था जैसे किसी पंछी को पिंजरे के अंदर कैद कर लिया जाता है। लेकिन मित्सुमी तायो की खातिर इस चीज को भी एक्सेप्ट कर लेती है। हम लोग तायो को देखते हैं जो कि दरवाजे से ये सब कुछ देख रहा था और वो ये सब कुछ सहन नहीं कर पाता है इसीलिए बाहर आ जाता है। तायो मित्सुमी और खुद की खातिर शादी करने के लिए मान जाता है लेकिन मित्सुमी को अभी भी चिंता हो रही थी। तायो उसे कहता है कि उसे चिंता की जरूरत नहीं है, वो ठीक रहेगा और वैसे भी मित्सुमी ने वादा किया है कि वो तायो को छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगी। तो मित्सुमी अपनी रिंग को अलग करती है और तायो की तरफ फेंक देती है। तायो रिंग को पकड़ पाता कि उससे पहले ही क्यूचुरो अपने धागों का इस्तेमाल करके रिंग और तायो दोनों को ही पकड़ लेता है और वो तायो से कहता है कि वो कभी भी उसे ये करने ही नहीं देगा। लेकिन तायो ने ठान लिया था कि वो मित्सुमी से शादी करके ही रहेगा, इसीलिए वो अपने हाथों को भी काट देता है और रिंग को कस के पकड़ लेता है। इसके बाद तायो धागों को तोड़ता है और रिंग को पहन के मित्सुमी से वादा करता है कि वो किसी भी कीमत पे उसकी रक्षा करेगा। इसके बाद वो क्यूचुरो से कहता है साले साहब नमस्ते। इसके बाद वहाँ पे बाकी भाई बहन आ जाते हैं और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि दोनों की शादी हो गई है तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फुताबा क्यूचुरो से कहती है कि उसके सितारे आज गर्दिश में हैं, इसलिए अब तो वो इस बात को भूल ही जाए कि वो मित्सुमी को तायो से अलग कर सकता है।
शादी समारोह खत्म होने के बाद क्योचिरो का चेहरा लटक चुका था, इसीलिए उसके भाई बहन फोटो खींचने लगते हैं क्योंकि उन्होंने इससे पहले क्योचिरो का चेहरा ऐसा कभी भी नहीं देखा था। खैर शादी खत्म होने के बाद तायो सुहागरात नहीं मनाता है और चुपचाप घर चला जाता है। अगली सुबह जब तायो की नींद खुलती है तब उसको उठाने के लिए क्योचिरो आया था, जो कि उसका स्वागत चाकू के साथ करता है। क्योचिरो तायो को मारता नहीं है और उसे कहता है कि उनकी फैमिली की ट्रेनिंग अब शुरू हो गई है, इसीलिए तायो को रेडी रहना चाहिए। उसी टाइम पे वहाँ पे मित्सुमी आती है जो तायो के लिए लंच रेडी कर रही थी एज अ गुड वाइफ, लेकिन वो जैसे ही क्योचिरो को तायो को परेशान करता हुआ देखती है तो वो क्योचिरो को घूर के देखती है। इससे क्योचिरो डर के मारे तायो को छोड़ देता है। उसी टाइम पे क्योचिरो को पता चलता है कि बॉम्ब फटने ही वाला है, इसीलिए वो मित्सुमी और तायो को उठाता है और घर से बाहर निकल जाता है और उनके बाहर जाते ही घर उड़ के तहस महस हो जाता है। क्योचिरो तायो को बताता है कि उनकी फैमिली का सबसे बड़ा मिशन ये है कि उन्हें मित्सुमी को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना है। इतना कहने के बाद वो कार की तरफ चला जाता है। मित्सुमी अपना हाथ तायो की तरफ बढ़ाती है, जिसके बाद वो लोग कार के अंदर बैठ जाते हैं। क्योचिरो उन दोनों को बताता है कि तायो के घर के अंदर बॉम्ब लगा दिया गया था मित्सुमी को मारने के लिए, और क्योचिरो को ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से मिली थी। तायो की पूछने पे कि वो लोग मित्सुमी को टारगेट क्यों बना रहे हैं तो क्योचिरो बताता है क्योंकि मित्सुमी योजाकुरा फैमिली की 10वीं हेड है। इसके बाद क्योचिरो तायो को बताता है कि उनकी फैमिली ईडो पीरियड से ही निंजास का काम करते हुए आ रही है और उनकी फैमिली के अंदर हर किसी इंसान के अंदर सुपर नेचुरल एबिलिटी होती है, लेकिन हर जनरेशन के अंदर कोई ऐसा होता है जिसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं होती है और वो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह रहता है और उसे ही योजाकुरा फैमिली का हेड बनाया जाता है और इस जनरेशन की हेड मित्सुमी है। इसीलिए उन सभी लोगों को किसी भी कीमत पे मित्सुमी की रक्षा करनी है, लेकिन वो सभी लोग काफी ज्यादा समझदार हैं, इसीलिए वो मित्सुमी को उसकी नॉर्मल लाइफ जीने से बिल्कुल भी नहीं रोकते हैं। वहीं पे मित्सुमी को भी अपनी जिम्मेदारी काफी अच्छे से पता थी, इसीलिए वो एक फैमिली हेड के तौर पे पूरी तरीके से जिम्मेदार है। इसीलिए क्योचिरो को अपनी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा फक्र है, लेकिन उसे तायो के ऊपर गुस्सा आता है कि ये बंदर इसके साथ क्यों है। अब क्योंकि तायो को मित्सुमी की सिचुएशन पता चल चुकी है, इसीलिए तायो को समझ जाना चाहिए कि मित्सुरी नॉर्मल दुनिया के अंदर नहीं रह सकती है, क्योंकि किसी भी टाइम पे कोई भी उनके ऊपर हमला कर सकता है। उसी टाइम पे कुछ लोग उनकी गाड़ी के ऊपर हमला करने लगते हैं और क्योचिरो कहता है कि शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। वो लोग उनकी कार के ऊपर गोलियां बरसा देते हैं, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि कार पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है, इसीलिए तायो और बाकी लोगों को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन वो लोग अपने पास से और भी भारी भरकम मशीन गन बाहर निकाल लेते हैं। तो फिर क्योचिरो ड्राइवर से कहता है गाड़ी सही से चलाओ भाई, मेरी चाय गिर रही है। और सबसे कमाल की बात ये थी कि गाड़ी गोलियात चला रहा था जो कि एक डॉग है, इसीलिए तायो और भी ज्यादा घबरा जाता है कि वो जिंदा बचेगा या नहीं। खैर वो लोग आरपीजी का भी इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन गोलियात ड्राइविंग स्किल के मामले में सल्लू भाई से भी आगे था, इसीलिए वो आसानी के साथ बजूका को डॉज कर लेता है। क्योचिरो को समझ में आ जाता है कि ये उसे चैन से चाय पीने नहीं देंगे, इसीलिए वो गाड़ी से बाहर निकलता है और अपने जालों का इस्तेमाल करते हुए उन सभी गाड़ियों और मिसाइलों को टुकड़े टुकड़े कर देता है और उनको हराने के बाद वो दोबारा कार के अंदर आ जाता है और तायो से कहता है क्योंकि वो योजाकुरा फैमिली का अब मेंबर बन चुका है, इसीलिए उसको भी किसी भी कीमत पे मित्सुमी की रक्षा करनी है। इसके बाद वो अपने पास से एक गन निकालता है और तायो से कहता है कि आज पूरा दिन उसे मित्सुमी की रक्षा करनी है। इसके बाद वो लोग जैसे ही क्लास के अंदर आते हैं तो तायो जल्दी से आगे बढ़ता है और पूरे क्लास को चेक करता है और जब उसके दोस्त तायो से मिलने के लिए जाते हैं तब तायो काफी ज्यादा सीरियस था। मित्सुमी के दोस्त उससे पूछते हैं कि तायो को क्या हुआ, तो मित्सुमी कह देती है कुछ नहीं बस थोड़ा सा परेशान है। इसके बाद तायो क्योचिरो की बात को याद करता है जब क्योचिरो ने उसे कहा था कि अगर वो मित्सुमी को बचाते किसी को टपका भी देता है तो फिर उसे कोई चिंता नहीं करनी है, वो लोग सब कुछ संभाल लेंगे। मित्सुमी तायो की साइड लेते हुए क्योचिरो से कहती है कि वो तायो को ऐसे कैसे गन दे सकता है, जिससे तायो खुश हो जाता है कि मित्सुमी कम से कम थोड़ा तो समझदारी वाली बात कर रही है। लेकिन उसी टाइम पे मित्सुमी आगे कहती है कि एक बम के खिलाफ गन क्या ही काम आएगी, तो फिर तायो समझ जाता है कि पूरी फैमिली ही सन की है। खैर इसके बाद क्योचिरो तायो को बताता है कि मित्सुमी के ऊपर ये बंदा हमला करने वाला है जो किसी टेररिस्ट ग्रुप के साथ काम करता है और उनके लिए बॉम्ब को बनाता है। और एक बात तो क्योचिरो ने उस बॉम्बर के साथ काम भी किया है, लेकिन जैसा कि पता है कि पैसा और कंडीशन किसी के भी हालातों को चेंज कर देते हैं, तो ये लोग तो अलग से ही जासूस हैं, इनके लिए साइड बदलना आम सी बात है। इसके बाद क्योचिरो तायो से कहता है कि उसे किसी भी कीमत पे मित्सुमी की रक्षा करनी है और जब वो बॉम्बर उन लोगों के साथ खेल लेगा तब वो उन्हें खत्म कर देगा और उसे इन्हीं सब चीजों के ऊपर काफी ज्यादा गर्व होता है। इसके बाद क्योचिरो जाते हुए तायो से कहता है कि वो किसी मिशन पे जा रहा है और जब तक वो लौट के नहीं आता है तब तक उसे मित्सुमी की रक्षा करनी है और वो सिर्फ खुद के ऊपर भरोसा कर सकता है। इसके बाद तायो मित्सुमी के साथ ही रहता है और उसके ऊपर पूरी तरीके से नजर रखता है, लेकिन इसके बावजूद बॉम्बर वहाँ पे सेकंड बॉम्ब लगा देता है और उसी टाइम पे तायो को इन्फर्मरी के अंदर कोई बंदा
बंदा दिखाई देता है और जब तायो वहाँ पे जाता है तो उसी टाइम पे डॉक्टर वहाँ पे आ जाती है, तो फिर तायो को वापस जाना पड़ता है। इसी तरीके से टाइम बीतते जाता है और बॉम्बर वहाँ पे तीसरा बॉम्ब भी लगा देता है। वहीं पे तायो को मित्सुमी के ऊपर नजर रखते रखते उसके बारे में काफी सारी चीजें पता चली थी कि वो बहुत ज्यादा आराम से खाना वाना खाती है और दोस्तों के साथ पूरी तरीके से टाइम बिताती है, जबकि उसके ऊपर कभी भी हमला होने का खतरा मंडराया करता है। उसी टाइम पे तायो के दोस्त उसके पास आते हैं और उसे खाने के लिए चॉकलेट देते हैं, तो तायो उस चॉकलेट को खा लेता है, जिससे वो लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि तुमने तो चॉकलेट खा ली, क्योंकि तायो अक्सर ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं करता है और अकेले रहता है, और ये जान के कि उसने चॉकलेट खा ली है तो वो बीमार पड़ जाता है। इसके बाद वो लोग वहाँ पे मित्सुमी को बुलाते हैं और मित्सुमी तायो को प्रिंसिपल के रूम के अंदर लेके जाती है, जिसके बाद तायो मित्सुमी के साथ बात करने लगता है और वो थोड़ा सा उदास था और वो मित्सुमी से कहता है कि वो एक फैमिली की हेड है जो कि स्पाइस की फैमिली है, लेकिन इसके बावजूद वो तायो के साथ हमेशा रहती थी, जबकि उसके ऊपर हमेशा मौत का खतरा मंडराया करता है और तायो की जान बचाने के लिए मित्सुमी ने उसके साथ शादी भी कर ली, जबकि शायद वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते हों। लेकिन मित्सुमी तायो के सर के ऊपर घूंसा मारती है और उसे कहती है कि वो फालतू की बकवास कर रहा है, उसने तायो के साथ शादी इसलिए की है क्योंकि वो करना चाहती थी, और वैसे कोई बेवकूफ ही होगा जो कि इस स्पाई फैमिली के अंदर शादी करेगा, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि उस बंदे की बीवी कभी भी मारी जा सकती है, और इसके अलावा मित्सुमी हमेशा से चाहती थी कि तायो ही उसका पति बने और कोई नहीं, इसलिए मित्सुमी तायो को शुक्रिया कहती है उसके साथ शादी करने के लिए। उसी टाइम पे तायो को छत पे दिखाई देता है कि बॉम्ब लगा हुआ है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन परेशानी की कोई भी बात नहीं थी, तायो ने समय रहते मित्सुमी को बचा लिया था। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि अभी भी यहाँ पे तीसरा बॉम्ब बचा हुआ था, और उसी टाइम पे तायो को याद आता है कि बॉम्बर मित्सुमी के ऊपर हमला नहीं कर रहा है, बल्कि वो तायो के जरिए मित्सुमी को मारना चाहता है। बॉम्बर हमेशा उस जगह पे बॉम्ब लगाता है जहाँ पे मित्सुमी हमेशा होती है, जैसे कि तायो के घर पे। इसके बाद तायो अपने कपड़ों को चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि उसके ऊपर बॉम्ब लगा हुआ है। तायो का अंदाजा बिल्कुल सही था कि बॉम्बर ने तायो का ही इस्तेमाल किया मित्सुमी को मारने के लिए और उसे ही एक बॉम्ब के अंदर चेंज कर दिया। तायो को समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि बॉम्ब को फटने में सिर्फ 10 सेकंड बचे हुए थे, इसीलिए वो मित्सुमी को बचाने के लिए छत से कूद जाता है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे क्योशिरो आ जाता है जो कि तायो को बचा लेता है और साथ ही में वो बॉम्ब के अंदर अपना धागा डाल के उसे डिफ्यूज कर देता है। क्योशिरो तायो से कहता है कि वो लोग इस तरीके से खतरों के अंदर डूबे हुए होते हैं कि उन्हें खुद के ऊपर भी कभी कभी शक करना पड़ता है, और तायो ने खुद के ऊपर शक करके सही फैसला लिया। हालांकि तायो अपनी बेवकूफी की वजह से मरने वाला था, लेकिन क्योंकि उसने मित्सुमी की खातिर अपनी जान को खतरे में डाला है, तो फिर वो उनकी फैमिली का मेंबर बनने के लिए वर्दी है। मित्सुमी पूछती है कि वो लोग इस बॉम्ब के साथ क्या करेंगे, जिसपे क्योशिरो कहता है कि असली मालिक को लौटाएंगे और क्या करेंगे। इसके बाद वहाँ पे मित्सुमी के सारे भाई बहन आ जाते हैं फुताबा को छोड़ के, और क्योंकि उन्हें मित्सुमी की चिंता हो रही थी, इसीलिए वो सभी परछाई में रह के मित्सुमी और तायो की रक्षा कर रहे थे, और वहीं पे उन लोगों ने उस बॉम्बर को भी पकड़ लिया था। वहीं पे वो बॉम्बर उन लोगों को एक साथ देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है, और वो क्योशिरो से कहता है कि भैया अगर थोड़ी दया दिखा देते तो भला हो जाता, लेकिन क्योशिरो उसे कहता है कि बिल्कुल नहीं। इसके बाद वो बॉम्बर और उसके बॉम्ब को एक साथ चिपकाता है और हवा में फेंक देता है, और वो अपने धागे को बॉम्ब से जैसे ही निकालता है तो बॉम्ब फट जाता है। इसी के साथ बॉम्बर और बॉम्ब दोनों का ही खेल खत्म, और वो सभी लोग आतिशबाजी का मजा लेने लगते हैं। उसी टाइम पे तायो के पास मैसेज आता है कि बॉम्बर का खेल खत्म हुआ, तो मित्सुमी उस मैसेज के ऊपर लाइक कर देती है, जिससे तायो हंसने लगता है। अगले दिन तायो को एक ऐसा सपना आता है जहाँ पे उसकी कमजोरी की वजह से एक असैसिन मित्सुमी को जान से मार देता है। इसीलिए तायो फुताबा के पास जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो भी ताकतवर बनना चाहता है ताकि वो मित्सुमी की रक्षा कर सके और उसे कभी भी खतरे का सामना न करना पड़े। हालांकि फुताबा उसे समझा देती है कि इमोशन के चलते वो कभी भी एक पावरफुल इंसान नहीं बन पाएगा, यहाँ तक कि एक योजाकुरा को भी 3 साल लगते हैं अच्छे से ट्रेन करने के लिए। एक ऑर्डिनरी इंसान के लिए तो ये टाइम और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो लोग वैसे भी प्लान कर रहे थे कि वो तायो को डेली शक्तिशाली बनाते जाएंगे, और जब तायो आगे बढ़ने की कोशिश करता है तब घर के नीचे ट्रैप खुल जाता है, और अगर तायो लटकता नहीं तो वो वहीं पे मारा जाता। फुताबा बताती है कि उनका घर ही पूरी तरीके से ट्रैप से भरा हुआ है, जिससे वो लोग डेली लाइफ में खुद को ट्रेन करते हैं, और इसीलिए अब से तायो की भी डेली लाइफ यहाँ पे शुरू होती है, जहाँ पे उसे हर दिन खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। इसके बाद फुताबा तायो के लिए भी मेंशन के ट्रैप्स को एक्टिवेट कर देती है। अगले सुबह
जब तायो उठता है तो फिर अलार्म बज रहा था और अलार्म कुछ ही देर में ब्लास्ट कर जाता है। तो फिर तायो वहाँ से भागता है, लेकिन उसका हाथ गलती से एक और ट्रैप में लग जाता है। इसके बाद उसके ऊपर फ्लेम थ्रोअर से अटैक होने लगता है, तो वो बचते बचाते किसी तरीके से डाइनिंग हॉल पे आ जाता है। इसके बाद तायो ब्रेकफास्ट करने लगता है और सियोन उसे बताती है कि सभी ट्रैप्स को एक कंप्यूटर कंट्रोल करता है और जब वो सभी ट्रैप्स को पार कर जाएगा तब वो उन्हें ऑफ कर सकता है या फिर ऑन ही रहने दे सकता है। वहीं पे तायो की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ननाओ उसे बताती है कि जो वो लोग खाना खाते हैं उसके अंदर भी थोड़ा सा पॉइजन होता है और इसीलिए तायो के पेट में दर्द होने लगता है, जिसके बाद वो अपना पेट पकड़ के टॉयलेट की तरफ जाता है, लेकिन टॉयलेट के ऊपर भी बाबा आदम का लॉक लगे हुए थे। अब बेचारे का प्रेशर बन रहा था और वो दरवाजा भी नहीं खुल रहा था। क्योचुरो भी तायो के बगल से निकलता है, लेकिन वो तायो को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि तायो के इस टाइम पे बहुत बुरी तरीके से हालात खराब हैं। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाकी मेंबर्स कैसे सभी ट्रैप्स को डोमिनेट करते हैं और वो काफी आसानी के साथ उन्हें पार कर जा रहे थे। वहीं पे तायो को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, यहाँ तक कि उसे अगर टीवी भी देखना होता है तो फिर उसे गन से सीधा रिमोट के ऊपर निशाना लगाना पड़ता है, जो कि 200 या 300 मीटर दूर पे होता है। और उसके लिए खाना तो हराम हो ही चुका था, जहाँ पे वो जब भी खाना खाता तो उसका पेट पिराने लगता। और सबसे बड़ी परेशानी कि वो अभी तक टॉयलेट का लॉक भी नहीं खोल पा रहा था। और जब वो नहाने के लिए जाता है तब शावर से ठंडे पानी की जगह पे बहुत ज्यादा गर्म पानी उसके ऊपर गिरता है और इन्हीं सब चक्करों की वजह से तायो के हालात मरने जैसे हो चुके थे। यहाँ तक कि उसे चैन से कपड़े भी पहनने नहीं दिया जा रहा था। उसे एक ऐसी टी शर्ट दी गई थी जिसका वजन ही 30 किलो से ज्यादा था। इसके बाद तायो मित्सुमी से मिलने के लिए आता है, तो फिर वो देर रात तक काम कर रही थी। तो फिर तायो उसके ऊपर चद्दर ओढ़ा के वहाँ से निकल जाता है और दोबारा बाहर आके ट्रेनिंग करने लगता है। तो फिर मित्सुमी उसके पास आती है और कहती है कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। इसके बाद वो तायो के लिए चाय बनाती है और उसे पीने के लिए देती है और उसे कहती है कि उसे खुद के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए और उसे अच्छे से पता है कि तायो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। यहीं पे हमें उन दोनों की एक फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे तायो और मित्सुमी भले ही अलग अलग दुनियाओं के अंदर रहे थे, लेकिन वो दोनों हमेशा एक साथ रहे थे। और जब कुछ लड़कियां मिडिल स्कूल के दौरान बुली करने लगती हैं, जहाँ पे वो मित्सुमी के सफेद बालों को काटने वाली थी, तो फिर तायो वहाँ पे आ जाता है, जो कि मित्सुमी को बचाने के लिए कैंची से खुद के ही बाल काट लेता है। और ये देख के वो लड़कियां वहाँ से डर के भाग जाती हैं। और तायो मित्सुमी से कहता है कि अगर कोई दोबारा ऐसा करने के बारे में सोचे भी तो मुझे आके बता देना, मैं संभाल लूंगा। इसीलिए मित्सुमी तायो से कहती है कि उसे अच्छे से पता है कि तायो शक्तिशाली है, इसीलिए उसे खुद पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद हम लोग देखते हैं कि तायो को सभी ट्रैप्स की आदत हो जाती है और वो उन्हें आसानी के साथ डॉज करते हुए सभी को अवॉइड कर लेता है। वहीं पे उसका निशाना भी काफी ज्यादा अच्छा हो गया था और वो टीवी को ऑन कर लेता है और शिंजो उसकी हेल्प करता है पोस्चर को ठीक करने में, जिससे उसका निशाना और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इसके बाद अगला दिन और कुछ दिनों की बात का होता है, जहाँ पे तायो और भी ज्यादा बेहतर हो गया था, लेकिन एक चीज अभी भी नहीं बदली थी, वो था उसका खाना। खाना खाने के बाद उसका पेट दोबारा दर्द होता है और वो दोबारा टॉयलेट के पास जाता है, लेकिन इस बार वो दरवाजे को खोल नहीं पाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। इसे सभी लोगों को उसकी चिंता होने लगती है। इसके बाद नानाओ उसे चेक करती है और फुताबा को बताती है कि बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। वहीं पे फुताबा तायो से कहती है कि मित्सुमी ने उसे कहा था कि उसे जोर देने की जरूरत नहीं है, तो फिर वो खुद के ऊपर जोर क्यों दे रहा है। इसके बाद मित्सुमी तायो के ऊपर से वो चमड़ी हटा देती है जो कि उसके ऊपर किंगो ने लगाई थी। तो हम देखते हैं कि तायो उतना भी अच्छा नहीं था जितना वो अभी तक दिखा रहा था। उसके पूरे शरीर के ऊपर चोटें लगी हुई थी और वो बहुत बुरी तरीके से घायल था, लेकिन इसके बावजूद वो खुद के ऊपर जोर देते हुए ऐसा दिखा रहा था कि सब कुछ ठीक है। शिंजो, ननाओ, सियोन और बाकी सभी लोग भी तायो की इसके अंदर मदद कर रहे थे ताकि मित्सुमी को तायो की ज्यादा चिंता न हो। हालांकि फुताबा तायो को ज्यादा नहीं डांटती है, बस उससे उतना कहती है कि अगर वो खुद के ऊपर जोर देगा तो फिर उससे उसकी ताकत नहीं बढ़ेगी। ये कोई फैंटेसी वर्ल्ड नहीं है जहाँ पे इच्छा शक्ति के बलबूते पे वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को पार कर पाएगा। समय के साथ ही वो शक्तिशाली बनता जाएगा, इसीलिए तायो को खुद को पुश करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद फुताबा तायो को एक किताब देती है और वहाँ से बाहर चली जाती है और अपने मन के अंदर सोचती है कि शायद से तायो ही मित्सुमी को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा रहेगा, उनसे भी ज्यादा अच्छा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि तायो सक्सेसफुली टॉयलेट के लॉक को भी खोल लेता है, जिससे सभी लोग खुश हो जाते हैं और उससे कांग्रेचुलेट करने लगते हैं क्योंकि तायो ने मेंशन के सभी ट्रैप्स के ऊपर अब डोमिनेट कर लिया था। इसीलिए तायो अब चाहे तो वो उन्हें ऑफ भी कर सकता था। फिर इसके बाद शिंजो तायो को गिफ्ट देता है जो कि 100 किलो की टी शर्ट होती है और सियोन सभी ट्रैप्स के लेवल को हार्ड कर देती है। वहीं पे मित्सुमी और केंगो तायो को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, मरना नहीं कह के।
अगली सुबह मित्सुमी के पास तायो आता है जो कि उससे ये पूछना चाहता था कि ब्रा कैसे पहनी जाती है। खैर मित्सुमी इसे हैरान होती है, लेकिन वो तायो के साथ अपनी शादी को कंटिन्यू रखना चाहती थी। हालांकि तायो तो बस केंगो की तरह भेस बदलना सीखना चाहता था। उसी टाइम पे वहाँ पे केंगो आता है जिसने अपना भेस एक गुड लुकिंग वुमन की तरह कर लिया था और वो उसे सिखाने लगता है कि कैसे सेफ वे बदला जाता है। अब इतना कम नहीं हो रहा था तो फिर वहाँ पे क्योशिरो भी आ जाता है जो कि मित्सुमी से गुड मॉर्निंग किस लेने के लिए आया था। मित्सुमी को इसे गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो उन दोनों को खाने भर का दे देती है और वो दोनों वहाँ से खिसक लेते हैं। वहीं पे शिंजो तायो को बताता है कि वो एक मिशन पे जाने वाला है जो कि लो लेवल का मिशन है। वहाँ पे करीब 80-40 बंदे हैं, ज्यादा थोड़ी नहीं है। इसके बाद मित्सुमी और तायो दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं, जहाँ पे तायो की ट्रेनिंग रंग लाई थी, क्योंकि जब एक बेसबॉल तेजी के साथ मित्सुमी की तरफ बढ़ रही थी तो तायो बिना देखे ही उसे पकड़ लेता है और इतनी जोर से उसे पीछे फेंकता है कि वो लोग भी उस गेंद को पकड़ नहीं पाए थे। ये देख के कोच तायो को टीम के अंदर इनवाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तायो उसे इग्नोर कर देता है। लंच टाइम पे मित्सुमी उसे बताती है कि उसकी ट्रेनिंग काफी ज्यादा अच्छी हो गई है, यहाँ तक कि जब वो साधारण तरीके से चलता भी है तो फिर क्लास के कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके क्लास के अंदर निंजा आया है। लंच करते करते मित्सुमी को याद आता है कि उसे आज कुछ काम करने हैं, इसीलिए वो तायो को भी उसके अंदर इनवाइट कर लेती है। जिसके बाद हम लोग घर पे देखते हैं तो मित्सुमी युजुकुरा फैमिली के हेड की तरह काम कर रही थी, जहाँ पे उसे कॉन्ट्रैक्ट और मिशंस को अप्रूवल देना था। जहाँ पे मित्सुमी किसी हाईटेक मशीन की तरह काम कर रही थी और वो खटाखट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर अप्रूवल देते जा रही थी और जो भी गड़बड़ है उन पे अप्रूवल नहीं देती है। और तायो ये चीज को देख के हैरान हो जाता है कि मित्सुमी दिन भर में इतना ज्यादा काम करती है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पेपरों की बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई थी। इसी बीच मित्सुमी को केंगो की एक शैतानी पता चलती है तो वो केंगो के पास जाती है, जहाँ पे केंगो मित्सुमी की बातें बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। साथ ही में केंगो को खेलना भी था, इसीलिए वो मित्सुमी को चौका दे के वहाँ से बाहर निकल जाता है। और जब तायो उसे रोकने की कोशिश करता है तब केंगो अपने आप को मित्सुमी के अंदर बदल लेता है, जिससे तायो उसे रोकता नहीं है और वो वहाँ से भाग निकलता है। खैर मित्सुमी ये काम तब से करती आ रही थी जब से वो युजुकुरा हेड बनी थी, जिसके बाद वो वहाँ पे सिस्टम को अनलॉक कर देती है, जिससे वो पूरा मेंशन चारों तरफ से कवर हो जाता है। अब केंगो घर से बाहर नहीं भाग पाएगा। बेसिकली ये दोनों यहाँ पे लुका छिपी खेलने वाले थे। वहीं पे हम लोग शिंजो को देखते हैं जो कि अपने मिशन पे आया हुआ था, और जब वो वेयर हाउस की चेकिंग करता है तो फिर उसे पता चलता है कि बॉक्सेस के अंदर काफी ज्यादा पैसे हैं, जिन्हें यहाँ पे दूसरे देशों से ट्रांसफर करके लाया गया है। शायद ये नकली पैसे हैं। और जब शिंजो उसके एक सैंपल को लेने की कोशिश करता है तब अलार्म बज जाता है। वहीं से सीन शिफ्ट होके मित्सुमी और तायो के ऊपर आ जाते हैं, जो अभी केंगो को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों सबसे पहले सियोन के कमरे के अंदर जाते हैं, जहाँ पे केंगो नहीं था, लेकिन सियोन एक गेम खेलते खेलते अपने मिशन को पूरा कर रही थी। जिसके बाद वो लोग फुताबा के कमरे में जाते हैं तो वो अभी सो रही थी, और अगर कोई फुताबा को सोते समय परेशान कर दे तो फिर फुताबा उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। इसीलिए मित्सुमी को यकीन हो जाता है कि केंगो यहाँ पे नहीं है। जिसके बाद वो दोनों ननाओ के पास जाते हैं तो फिर ननाओ बताता है कि केंगो यहाँ पे नहीं आया है। इसके बाद मित्सुमी शिंजो के रूम के अंदर जाती है तो फिर वहाँ पे वेपन्स की बेशुमार दौलत लगी हुई थी। हर तरफ टैंक और वेपन्स भरे पड़े थे, लेकिन केंगो वहाँ पे भी नहीं था। जिसके बाद मित्सुमी आखिर में क्योचोरो के कमरे के अंदर जाती है, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ मित्सुमी की तस्वीरों को छोड़ के, जिससे मित्सुमी को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो वहाँ से निकल जाती है क्योंकि केंगो वहाँ पे भी नहीं था। उसी टाइम पे वहाँ पे बाकी सभी लोग आते हैं तो वो लोग मित्सुमी को बताते हैं कि अब तक वो किसी काम से बाहर गए हुए थे, यानी कि अभी तक ये दोनों जिन जिनों के कमरों के अंदर गए थे वहाँ पे केंगो ही उनका रूप लेके बैठा हुआ था। उसी टाइम पे तायो की नजर केंगो के ऊपर पड़ती है तो वो एक तस्वीर के अंदर छुपा हुआ था। तो फिर तायो उसे पकड़ने के लिए पीछे जाता है, लेकिन अचानक से केंगो उसे मार के नीचे गिरा देता है। और जब तक मित्सुमी वहाँ पे पहुँचती है तब तक केंगो ने एक सीक्रेट रास्ते का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग निकला था, जिससे मित्सुमी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि उसने मेंशन के अंदर दोबारा एक सीक्रेट रास्ता बना लिया। खैर इसके बाद वो दोनों हार मान जाते हैं और दोबारा केंगो के रूम के अंदर जाते हैं, जहाँ पे मित्सुमी इस बार केंगो को पकड़ लेती है, जिसने तायो का ही रूप ले लिया था। मित्सुमी केंगो को बताती है कि उसे तायो बनने के लिए अभी काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तायो की कुछ आदतें हैं जो कि केंगो इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि तायो हमेशा मित्सुमी के लिए सबसे पहले दरवाजा खोलता है, न कि मित्सुमी दरवाजा खोलती है। इसीलिए केंगो भी अपनी हार मान लेता है और वो मास्क हटा देता है। उसी टाइम पे केंगो को उनकी मदर की बातें याद आती हैं, जहाँ पे सबकी मदर उन लोगों से कहती हैं कि केंगो अब बड़ा भाई बन गया है, इसीलिए उसे मित्सुमी की रक्षा करनी पड़ेगी। वहीं पे केंगो को समझ में आ जाता है कि मित्सुमी बिल्कुल उनकी मदर की ही तरह है, जो फैमिली हेड बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फिर हम देखते हैं कि केंगो और तायो दोनों एक साथ मिलकर केंगो का रूम साफ कर रहे थे, जहाँ पे केंगो तायो से कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझसे फॉर्मल तरीके से बात करने की जरूरत नहीं है, तुम नॉर्मली ही मुझसे बात कर सकते हो। वहीं पे मित्सुमी उन दोनों की बातें सुन रही थी और वो काफी ज्यादा खुश होती
जाती है कि दोनों काफी ज्यादा करीब आ रहे हैं। डिनर के टाइम पे तायो चेक करता है कि काफी ज्यादा देर हो गई है, लेकिन शिंजो अभी तक मिशन से वापस नहीं आया है। उसी टाइम पे शिंजो उन लोगों को कॉल लगाता है जहाँ पे वो बहुत ज्यादा परेशान था और बुरी तरीके से रो रहा था, और वो मित्सुमी को गिनती के तरीके से बताता है कि उसके साथ क्या क्या हो गया है। दरअसल मिशन के दौरान शिंजो ने अपनी वेपन्स को खो दिया था, और मित्सुमी बताती है कि शिंजो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन अगर एक बार उसके वेपन खो जाते हैं या फिर वो निहत्था हो जाता है तो फिर वो बहुत ज्यादा डरपोक बन जाता है। इसीलिए मित्सुमी तायो को शिंजो की मदद करने के लिए भेजती है, जहाँ पे तायो का काम शिंजो को वेपन डिलीवर करना होता है। वहीं पे मित्सुमी फोन के जरिए तायो को बता रहे थे कि उसे कैसे कहाँ जाना है, लेकिन उसी टाइम पे एक बंदा तायो को पकड़ लेता है। तो फिर तायो शिंजो की बातें याद करता है कि उसे कैसे ट्रेनिंग दी गई थी, और तायो उन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए आसानी से उस बंदे को नॉकआउट कर देता है। कुछ बंदे उसकी तरफ और आ रहे थे, तो फिर तायो उन सभी टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है जो अभी तक शिंजो ने उसे सिखाई थी, और तायो आसानी के साथ उन सभी लोगों को नॉकआउट कर देता है। लेकिन अचानक से एक बंदा दूसरी गली से आ जाता है जो कि तायो के ऊपर शूट करने वाला था। तो फिर तायो अपने पास से स्पेशल गन बाहर निकालता है जो कि शिंजो ने उसके लिए बनाई थी, और ये एक स्पार्क गन थी जो कि सामने से एनर्जी या फिर करंट फेंकेगी तो वो बंदा नॉकआउट हो जाएगा। तायो उस गन की मदद से उस बंदे को भी नॉकआउट कर देता है और सक्सेसफुली शिंजो के पास पहुंच जाता है। शिंजो जैसे ही तायो को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जब वो अपनी गन को पाता है तो वो और ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे रोने लगता है। उसी टाइम पे वहाँ पे एक बंदा आ जाता है, तो फिर शिंजो काफी जल्दी आगे बढ़ता है और काफी आसानी के साथ उन सभी बंदों को नॉकआउट कर देता है। शिंजो यहाँ पे उन्हें मारता नहीं है, बस उन्हें निहत्था कर देता है। जिसके बाद वो लोग कमरे से बाहर निकलते हैं, तो फिर वहाँ पे और भी कई सारे बंदे थे, लेकिन शिंजो बड़ी आसानी के साथ ही उन सभी को नॉकआउट कर देता है। जिसके बाद शिंजो तायो को लेके वहाँ से बाहर की तरफ निकलने लगता है, क्योंकि उनका मिशन पूरा हो चुका था। लेकिन जब वो दोनों भागे रहे थे तो फिर उसी टाइम पे एक स्नाइपर तायो के पैर के ऊपर शूट कर देता है, जिससे तायो नीचे गिर जाता है, और वो शिंजो को धमकी देते हुए कहता है कि वो अपना वेपन नीचे रख दे, नहीं तो वो अगली गोली में तायो का सर उड़ा देगा। और शिंजो अपने वेपन को नीचे फेंक भी देता है। तायो को याद आता है कि मित्सुमी ने उसे बताया था कि शिंजो अपने वेपन्स को खजाने की तरह ट्रीट करता है, लेकिन जब बात उसकी फैमिली या फिर उसके क्लोज मेंबर्स की आती है तो फिर वो अपने खजाने को भी नीचे फेंक सकता है, जहाँ पे शिंजो ने इस बात को साबित भी किया। तायो की जान बचाने के लिए उसने अपने सबसे करीबी चीज अपनी गन को नीचे फेंक दिया। इसीलिए तायो भी शिंजो की मदद करने के लिए अपने पास से एक छुरी निकालता है, जो कि वो शिंजो को दे देता है, और शिंजो के हाथों में एक नॉर्मल सी छुरी भी पावरफुल वेपन बन जाती है। शिंजो उसी कांटे को तेजी के साथ फेंकता है, जो कि स्नाइपर की नली के अंदर चली जाती है, और वो स्नाइपर गन खराब हो जाती है। फिर शिंजो जल्दी से नीचे से गन उठाता है और स्नाइपर को शूट करके उसे नॉकआउट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि शिंजो तायो को अपनी पीठ के ऊपर बिठा के घर की तरफ ले जा रहा था, और वो उसे माफी भी मांगता है कि उसकी वजह से तायो को चोट लग गई। हालांकि तायो की गलती थी, तो वो शिंजो से माफी मांगता है कि वो बचाने के लिए आया था, लेकिन बचाने की जगह पे वो शिंजो को नीचे खींच रहा था। लेकिन शिंजो तायो को समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो काफी ज्यादा खुश है कि तायो उसकी मदद करने के लिए आया, और वो तायो से कहता है कि उसे और भी शक्तिशाली बनना पड़ेगा, क्योंकि वो आखिर में उन सभी लोगों का बड़ा भाई जो है। इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी घर की तरफ चले जाते हैं। उसी टाइम पे हम लोग वेयर हाउस को देखते हैं, जहाँ पे हम लोग एक और बंदे को देखते हैं, जो कि उन सभी गार्ड्स को टॉर्चर करते हुए उनसे पूछ रहा था कि तुम लोग यहाँ पे किस लिए आए थे और क्या काम था, लेकिन वो लोग बताने से मना करते हैं। तो फिर वो बंदा एक हथौड़े से उनकी खोपड़ी खोल देता है। इसके बाद वो तायो की फोटो देखते हुए कहता है कि अब इससे मिलना पड़ेगा। कुछ ही दिनों बाद हम लोग देखते हैं कि जब तायो मित्सुमी के साथ बात करते हुए जा रहा था, तब उसी के पास वही पुलिस वाला आता है जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था, और वो अपना नाम सेजी बताता है और अपने साथ तायो को पुलिस स्टेशन लेके जाता है पूछताछ करने के लिए, जहाँ पे सेजी तायो को वेयरहाउस की वीडियो क्लिप दिखाते हुए पूछता है कि ये सब क्या है, जबकि योजाकारा फैमिली ने उसे बता दिया था कि वो जो भी कांड करेगा उसको वो लोग कवर कर देंगे, यानी कि पुलिस वाला कोई भी झंझट नहीं था। लेकिन सेजी के पास बाकी क्लिपें भी थी, यानी कि जितने भी कांड अभी तक तायो ने किए थे उन सभी की वीडियो भी सेजी के पास थी, जहाँ पे सेजी को ये भी बताता है कि तायो योजाकुरा फैमिली के लिए काम करता है, और वो तायो को एक ऑफर देता है कि अगर तायो योजाकुरा की फैमिली इंफॉर्मेशन उन्हें देता है तो फिर वो तायो को जाने देगा। लेकिन तायो वफादार कुत्ता वो कुछ भी नहीं बताता है। तो फिर सेजी आगे से बाहुबल का इस्तेमाल करने लगता है। वो अपना हथौड़ा उठाता है और तायो के ऊपर हमला करते हुए सारी जानकारी लेने लगता है। वहीं पे तायो कुछ कचड़ों के पास जाके गिरता है, तो फिर उसे पता चलता है कि वो कचड़ा नहीं, असल में डेड बॉडीज हैं। सेजी
अचानक से तायो को अपनी गिरफ्त में कर लेता है और उसका टकला फोड़ने ही वाला था कि उसी टाइम पे तायो को उसके पीछे तार दिखाई देते हैं जो कि क्योचिरो के थे और वो सेजी से साफ कर देता है कि अगर उसने कुछ किया भी होगा तो भी वो नहीं बताएगा। इसके बाद सेजी तायो का टकला फोड़ने ही वाला था कि तायो साइड में हट जाता है और अटैक को डॉज कर लेता है तो पीछे की दीवार टूटती है। हमें पता चलता है कि वहाँ पे पहले से ही क्योचिरो आ चुका था जो कि सेजी को देख के बिल्कुल भी शॉक नहीं होता है क्योंकि असल में सेजी योजाकुरा फैमिली के लिए ही काम करता था और वो इनके पीछे छोड़े गए सभी सबूतों को मिटा देता था। और सबसे बड़ी बात कि सेजी क्योचिरो का ही क्लासमेट और उसका दोस्त है। हालांकि सेजी उसे अपना दोस्त बिल्कुल भी नहीं मानता है। वहीं पे क्योचिरो सेजी से पूछता है कि तायो ने कैसा किया तो सेजी बताता है कि तायो ने काफी अच्छा किया है और वो तायो के साथ आगे काम करने के लिए थोड़ा बहुत दिलचस्प है। अगला सीन डायरेक्ट स्कूल का होता है जहाँ पे तायो काफी ज्यादा थका हुआ था लेकिन उनकी किस्मत खराब थी तो फिर वहाँ पे क्लासेस लेने के लिए क्योचिरो आ जाता है और तायो की जैसे ही आंख लगने वाली थी तो फिर क्योचिरो तायो के ऊपर इतनी जोर से चौक फेंकता है कि वो उसके बालों को काटते हुए उसके मत्थे के अंदर छेद करने ही वाली थी कि तायो साइड में हट जाता है और वो चौक पीछे की तरफ पड़े हुए लोहे के लॉकर के अंदर छेद करके पार निकल जाती है। इसके बाद ये लोग यहाँ पे स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं बात करने के लिए। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस चौक को दीवार के ऊपर खटखट खटखट करके मारना है और जो खटखट की आवाज आएगी उसी के जरिए कम्युनिकेट किया जाएगा। जहाँ पे क्योचिरो अपनी बात साफ रखता है कि एक असैसिन को सोते समय भी जागरूक रहना चाहिए ताकि उसके और उसके मालिक के ऊपर कोई भी खतरा न बना रहे। हालांकि मित्सुमी इसके साफ खिलाफ थी क्योंकि तायो काफी ज्यादा थका हुआ था और उसे नींद की सख्त जरूरत थी, लेकिन तायो कहता है कि वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके बाद क्योचिरो वहाँ पे स्लीपिंग गैस को रिलीज करता है जिसे क्लास के अंदर मित्सुमी और तायो को छोड़ के सभी लोग सो जाते हैं। इसके बाद क्योचिरो तायो के ऊपर कई सारी चॉक्स से हमला करता है जो उसकी बॉडी को चीर के रख सकती थी, लेकिन तायो समय रहते ही उन्हें रोक देता है। उन दोनों को लगता है कि तायो जाग चुका है लेकिन तायो असल में सो रहा था, बल्कि वो आधा जागा हुआ और आधा सोया हुआ था। इसके बाद क्योचिरो उसके ऊपर कई सारे हमले करता है लेकिन तायो उन सभी को ही डॉज कर लेता है और आधा सोता रहता है। लेकिन मित्सुमी को तायो की चिंता होती जा रही थी क्योंकि तायो धीरे धीरे करके अपनी इंसानियत होते जा रहा था। साथ ही में इस एबिलिटी की वजह से तायो को गंदी आदत लग गई थी कि वो रात में सोते हुए भी चलने लगा था। खैर इसके बाद हम लोग तायो को एक पार्क के अंदर देखते हैं जहाँ पे सीजी ने उसे एक अर्जेंट मिशन दिया था कि पार्क के अंदर कोई ऐसा कपल दिखाई देता है जो कि सस्पिशियस है तो फिर उसके ऊपर नजर बनाए रखना। जबकि तायो अपने आसपास का एरिया देखता है तो वो आगे से कहता है कि यहाँ पे मैं ही सबसे ज्यादा सस्पिशियस लगूंगा क्योंकि आसपास कपल ही कपल थे और बेचारा तायो वहाँ पे अकेला बैठा हुआ था। जबकि एक लड़की भी कहती है कि मम्मी ये लड़का अकेला है, लेकिन तायो की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी कि वहाँ पे मित्सुमी आ जाती है जो कि तायो को गाइड करने के लिए आई थी और उसे सेजी से पहले ही पता चल गया था कि तायो यहाँ पे किस मिशन पे आया है। साथ ही में लगे हाथ तो उन दोनों की एक प्राइवेट डेट भी हो जाती। इसके बाद उन्हें दिखाई देता है कि एक कपल राइडिंग के लिए जा रहा था तो वो दोनों उसके पीछे जाते हैं। साथ ही में राइड के ऊपर एक और कपल था जो कि बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। वहीं पे मित्सुमी और दूसरा कपल तो काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं लेकिन तायो वहाँ पे आराम से सो रहा था। राइड खत्म होने के बाद तायो आगे से माफी मांगता है कि वो इतने खतरनाक लम्हों के अंदर जी चुका है कि उसे राइड के ऊपर काफी ज्यादा मजा आया और वो आराम से ही सो गया। खैर उसी टाइम पे मित्सुमी तायो से कहती है कि सामने देखो तो हम लोग देखते हैं कि वो जो डरावना कपल था वो दोनों कॉफी को शेयर कर रहे थे और तभी उनकी उंगलियां छू जाती हैं तो वो दोनों शर्मा के पीछे हट जाते हैं जिससे तायो को यकीन हो जाता है कि ये दिखने में डरावने लगते हैं लेकिन बस नॉर्मल ही कपल हैं। इसके बाद वो दोनों दूसरे कपल के ऊपर जाते हैं जो कि बॉडी बिल्डर कपल था और वो दोनों भी राइड करने के लिए जा रहे थे जहाँ पे मित्सुमी और तायो भी जाते हैं और तायो काफी जोरों से राइड को घुमा रहा था और मित्सुमी को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। उसी टाइम पे तायो बॉडी बिल्डर कपल को देखता है तो वो दोनों काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और साथ ही में किस भी करते हैं। इसे तायो को यकीन हो जाता है कि ये दोनों भी नॉर्मल कपल हैं। इसके बाद वो दोनों तीसरे कपल के ऊपर जाते हैं जो कि ऑफिस कपल था क्योंकि वो दोनों ही ऑफिस वर्कर लग रहे थे। वहीं पे चौथा कपल भी था जो कि लवी डबी कपल था और ये दोनों मस्त थे। इनकी खुशियों को देख के लगता है कि इनकी सेटिंग 2 ही 3 दिन पहले हुई है, तभी तो गिफ्ट शिफ्ट दिए जा रहे हैं। मित्सुमी और तायो को वो दोनों नॉर्मल ही लगते हैं इसीलिए वो दोनों ऑफिस कपल की तरफ जाने लगते हैं। वहीं पे तायो को एक गुलाब का फूल दिखाई देता है तो वो उसे खड़ा होकर देखने लगता है। खैर इसके बाद वो दोनों ऑफिस कपल के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे मित्सुमी ऑर्डर करने के लिए जाती है। वहीं पे वो दोनों कपल आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि उन्हें एक स्पेशल ऑर्डर मिला है तो फिर तायो को उनके ऊपर शक होता है और वो अपनी गन को बाहर निकाल लेता है। लेकिन असल में जो कपल था वो अपने पास से एक रिंग निकालता है और सामने वाली गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर देता है और वो भी एक झटके में मान जाती है। इससे तायो निराश हो जाता है कि उन्हें एक और ऑर्डिनरी कपल मिल गया जो कि शादी करने वाले हैं, लेकिन कोई ऐसा कपल नहीं मिला जिनके पास गन होगी और वो गुलाब के फूल की तरफ देखते हुए सोचता है कि उसे मित्सुमी को ये देख के प्रपोज कर देना चाहिए। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग लवी डवी कपल को देखते हैं जिनकी आपस में इस बात को लेकर लड़ाई हो जाती है कि लड़का किसी
उसी लड़की को देख रहा था और इस बात पे वो लड़की अपने पास से ऊजी गन बाहर निकाल लेती है। वहीं पे लड़की के पास भी डोरेमोन की पॉकेट थी और वो भी अपने पास से ऊजी गन बाहर निकाल लेता है और कैफे के अंदर टीडीएम फाइट होने लगती है, जिससे वहाँ पे भगदड़ मच जाती है और सभी लोग जान बचाते हुए भागने लगते हैं और भीड़ के बीच में ही मित्सुमी फंस जाती है। वहीं पे तायो की नजर एक बच्चे के ऊपर पड़ती है तो वो उसे कवर देने के लिए पहुंच जाता है। इसी बीच तायो की नजर उसके गुलाब के फूल के ऊपर पड़ती है तो वो खराब हो गया था। इसी तायो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों से कहता है कि तुमने गलत काम कर दिया। इसके बाद वो उनके ऊपर अपनी स्पेशल गन से शूट करते हुए कहता है कि कपल्स को लड़ाई नहीं करनी चाहिए और बिजली के झटके की वजह से वो दोनों वहीं पे नॉकआउट हो जाते हैं। इसके बाद वहाँ पे पुलिस आती है और उन दोनों को ही लेके जाती है, लेकिन कमाल की बात ये थी कि इन दोनों का पैचअप भी हो गया था और ये दोनों वादा करते हैं कि जेल से बाहर निकलने के बाद एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। वहीं पे सेजी तायो को शुक्रिया कहता है उनकी मदद करने के लिए। इसके बाद मित्सुमी और तायो दोनों आखिर में पेरिस व्हील के ऊपर भी जाते हैं, जहाँ पे तायो मित्सुमी से पूछता है कि वो आखिर में ही राइड क्यों करना चाहती है। तो फिर मित्सुमी ने सुना था कि जो भी लोग पेरिस व्हील के ऊपर सबसे लास्ट में राइड करते हैं तो फिर उनकी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी होती है और उनकी फैमिली हमेशा खुश रहती है। तायो इस बात से इम्प्रेस हो जाता है और वही गुलाब का फूल बाहर निकाल के मित्सुमी को दे देता है और उसे माफी मांगता है कि वो इसे बचा नहीं पाया, लेकिन मित्सुमी इस खराब हुए फूल से ही इम्प्रेस हो जाती है और शर्माने लगती है। अब कुछ दिनों बाद हम लोग एक बंदी को देखते हैं जो कि अपने कंप्यूटर के जरिए योजाकुरा मेंशन के ऊपर अटैक करने वाली थी। बेसिकली ये साइबर अटैक होने वाला था। वहीं पे हम लोग सियोन को देखते हैं जो कि अपना डेली काम खत्म करके आराम से लेटी ही थी कि उसे पता चलता है कि किसी ने साइबर अटैक कर दिया है। तो सियोन यहाँ पे कोडिंग वाला काम करती है जो कि हैकिंग से रिलेटेड काम होता है, लेकिन इसकी जो कोडिंग रहती है वो उसको गेम के अंदर चेंज कर देती है और गेम की तरह खेल के अपनी हैकिंग के सभी मिशन को पूरा करती है। सियोन को पता लग जाता है कि कोई उसके कंप्यूटर के अंदर घुस के डेटा चोरी करने के बारे में सोचता है, तो वो अपना एक गेम कैरेक्टर बनाती है और अंदर घुस के चोरी करने वाले जानवर को पकड़ने लगती है। लेकिन उसी टाइम पे वो लड़की अपना स्विच बंद कर देती है तो गेम से वो बाहर आ जाती है और सियोन के जाने के बाद वो दोबारा स्विच को लगा देती है। तो वो सक्सेसफुली सियोन की फोन या फिर मोबाइल से जहाँ से भी हो डेटा चोरी कर लेती है और ये डेटा और किसी का नहीं तायो का था और ये लड़की तायो की फोटो देख के खुश हो जाती है। अगली सुबह जब सियोन की मुलाकात मित्सुमी और तायो के साथ होती है तो वो उन दोनों को बता देती है कि कल रात साइबर अटैक हुआ था और वो खासकर तायो का ही पर्सनल डेटा चुराना चाहते थे, लेकिन उसने उन सभी चीजों को संभाल लिया है। लेकिन उसे एक चीज समझ में नहीं आ रही थी कि वो सिस्टम के अंदर घुसा कैसे, क्योंकि बिना एक्सेस कोड के इनके सुपर कंप्यूटर के अंदर कोई भी बंदा कोई भी चीज साइबर अटैक नहीं कर सकती है। वहीं पे मित्सुमी और तायो जब स्कूल जा रहे थे तब फिर तायो को पता चलता है कि कोई उनके ऊपर अटैक करने वाला है और तभी उसके ऊपर सोयो से हमला होता है। तो फिर तायो मित्सुमी को लेके एक सेफ जगह पे आ जाता है और उसी टाइम पे वो स्पाई उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तायो उसके अटैक को रोक लेता है और उसे पीछे झटक देता है। तो ये लड़की वही थी जिसको हमने पहले देखा था और वो तायो की ताकत देख के खुश हो जाती है और लगे हाथों ही उसे प्रपोज कर देती है आई लव यू कह के, और लगे हाथों तायो को ये भी कह देती है कि अब मेरे हाथों से ही मारे जाओ। लेकिन मित्सुमी उस लड़की को देख के पहचान लेती है कि ये मैन हैंडर स्पाई है जिसका नाम आयाका किरीसाकी है। मित्सुमी तायो को बताती है कि ये अपने ही तरीकों से काफी ज्यादा फेमस है। इसे जब भी कोई आदमी पसंद आता है तो फिर ये सबसे पहले उसका पीछा करती है, जिसके बाद वो उसे सुइयों से चुभो के मार देती है, जिससे तायो हैरान होकर कहता है कि ये तो बिल्कुल किसी इवल स्टॉकर की तरह है। लेकिन अगर ये तायो का पीछा कर रही है तो फिर इसे बेशक तायो से प्यार हो गया है। वह फिर किरीसाकी तायो को बता दी भी है कि जब वो डार्क वेब के ऊपर उसकी न्यूज को देखती है तो फिर उसे पहले ही नजर में तायो से प्यार हो जाता है, क्योंकि तायो के ऊपर बाउंड्री भी लगी हुई थी $1,00,000 की, करीब 8 लाख रुपए। उसी टाइम पे किरीसाकी ऊपर की तरफ सुइयां फेंकती है तो फिर एक बंदा नीचे आके गिरता है जो कि तायो के ऊपर ही शिकार करने के लिए आया था, क्योंकि अभी तायो बाउंड्री की टॉप पे चल रहा है। इसीलिए बाकी जितने भी स्पाई और हंटर हैं वो सभी तायो का शिकार करने के लिए आए हैं। जिसके बाद किरीसाकी अजीब सी शकल बना के तायो को बताती है कि उसे इसी चक्कर में तायो से प्यार हो गया है और उसे डर लग रहा है कि कहीं कोई दूसरा बंदा उसके बाल को उखाड़ ले, इसीलिए वो सबसे पहले ही तायो को मारने के लिए यहाँ पे आ गई। और वो तायो से प्यार इसलिए करने लगी है क्योंकि जब वो अपने मिशन पे जाता है तो फिर वो एक भी पेड़ पौधे को कुचलता नहीं है, साथ ही में जो नुकसान होता है वो बाद में जाके उन्हें खुद से ही ठीक करता है। और मिशन के दौरान तायो जो भी ट्रेवल एक्सपेंसेस जैसे कि बस ट्रेन का इस्तेमाल करता है तो फिर वो बाद में उनकी टिकट भी खरीद लेता है जिससे कंपनी को नुकसान न हो। और इन्हीं सब चीजों की वजह से किरीसाकी को तायो से सच्चा वाला प्यार हो गया। खैर तायो उसे साफ मना कर देता है ये कहते हुए कि उसकी शादी पहले ही मित्सुमी से हो गई है। तो फिर किरीसाकी आगे से बताती है कि मित्सुमी ने जरूर तायो को बहकाया हुआ होगा और उसने कियोशिरो से एक डील की है कि वो उन दोनों के रिश्ते को यहीं पे अलग कर देगी, क्योंकि तायो की इन्फॉर्मेशन के बदले में उसने
क्योचिरो के साथ यही डील की है कि वो मित्सुमी को तायो से अलग कर देगी। फिर हम देखते हैं कि जब किरीसाकी क्योचिरो से डील करने के लिए गई थी और वो तायो का पोस्टर दिखाते हुए जब क्योचिरो से पूछती है कि मैं इसके साथ कुछ कर सकती हूँ, इस पे क्योचिरो भी लाइक कुछ भी करो इसके साथ, मेरा क्या जाता है। तो फिर किरीसाकी ने जब क्योचिरो से तायो के एक्सेस कोड के बारे में कुछ डिमांड की तो फिर क्योचिरो भी लाइक अभी लो यार, अभी की अभी। इससे मित्सुमी और तायो को क्योचिरो के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर उसी टाइम पे किरीसाकी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक करती है। तो फिर वहाँ पे बहुत सारी सुइयां आ जाती हैं, लेकिन उसने मित्सुमी के ऊपर अटैक नहीं किया था और वो जाते हुए कहती है कि वो उन दोनों से बाद में मिलेगी। लेकिन जब वो दोनों अपनी क्लास के अंदर पहुंचते हैं तो फिर वहाँ पे पहले ही किरीसाकी आ गई थी न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट बन के। इसके बाद तायो और उसके बीच में साइलेंट बैटल होने लगता है, जहाँ पे किरीसाकी हर एक कोशिश करती है तायो को घायल करने की, लेकिन तायो हर एक अटैक को डॉज कर लेता है। यहाँ तक कि तायो जब मित्सुमी के साथ लंच कर रहा था तभी किरीसाकी उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन तायो उन सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है और आराम से लंच करते रहता है। वहीं पे किरीसाकी हार मान के रोने लगती है और तायो से कहती है कि तुम मर क्यों नहीं जाते हो, क्या तुम मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। इसके बाद वो अपनी स्पेशल टाइप की नीडल्स का इस्तेमाल करती है, जिसकी मदद से वो सबसे पहले क्लास के अंदर सभी लोगों के ऊपर हमला करती है और उन्हें कंट्रोल करवाते हुए तायो के ऊपर अटैक करवाने लगती है और तायो उन सभी को डॉज करते हुए इधर उधर भागने लगता है। लेकिन कुछ ही देर में वो सभी स्टूडेंट तायो को पकड़ लेते हैं और जब किरीसाकी उसके ऊपर आखिरी हमला करने वाली थी तो फिर मित्सुमी बीच में आके उसे रोकने लगती है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे एक हंटर आ जाता है जिसको किरीसाकी ने सुबह के टाइम पे निपटाया था और वो यहाँ पे किरीसाकी से बदला लेने के लिए आया था। लेकिन मित्सुमी किरीसाकी को बचाने के लिए उसे धक्का दे देती है और उसके कंधे के ऊपर गोली लग जाती है। वहीं पे तायो ये देख के गुस्से में आ जाता है और डायरेक्ट उस बंदे के ऊपर अपनी गन से शूट करके उसे नॉकआउट कर देता है। तायो मित्सुमी से पूछता है क्या वो ठीक है, तो मित्सुमी बताती है कि उसे बस हल्की सी ही चोट आई है और वो पूरी तरीके से ठीक है। वहीं पे किरीसाकी की आंखों के अंदर मित्सुमी अब एक एंजल बन गई थी। इसके बाद उसे मित्सुमी से प्यार हो जाता है और वो मित्सुमी के साथ ही चिपकते हुए घूमने लगती है और वो तायो से कहती है कि तायो या फिर और कोई भी अगर मित्सुमी को कुछ भी करने की कोशिश करता है तो फिर वो उसे मार देगी। उसी टाइम पे तायो के पास सियोन की तरफ से कॉल आता है जो कि उसे मिशन के लिए बुला रही थी। जैसा कि हमें पता है कि सियोन गेम के जरिए ही अपना काम करती है और अपने मिशन को पूरा करती है, इसीलिए वहाँ पे मित्सुमी कई सारे कैंस ले आई थी ताकि वो तायो को बहुत ज्यादा चीयर कर सके, क्योंकि अभी तायो की हवा टाइट होने वाली थी। इसके बाद सियोन वहाँ पे गेम को चालू करती है जहाँ पे मारियो बैकग्राउंड था। वहीं पे तायो और सियोन के कैरेक्टर भी आ चुके थे। फिर आगे जाके उन दोनों का सामना क्योचिरो से होता है तो उन दोनों को क्योचिरो को एलिमिनेट करता था और वो दोनों उन्हें एलिमिनेट करते हुए आगे चले जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पे फाइनल बॉस आता है जो कि और कोई नहीं, एक बहुत बड़ी सी ट्रेन थी जो कि क्योचिरो की ही बनी हुई थी। इसके बाद वो दोनों उसे भी एलिमिनेट कर देते हैं। तो फिर हमें बाद में पता चलता है कि न्यूज के टाइम पे एक ऐसी ट्रेन थी जिसे हैक कर लिया गया था और उसके अंदर कई सारे पैसेंजर थे और वो क्रैश होने ही वाले थे कि उसी टाइम पे वो ट्रेन अचानक से रुक जाती है और कई सारे लोगों की जानें बच जाती हैं। सियोन बताती है कि वो अपने गेम के जरिए ही अपने मिशन को पूरा करती है, जहाँ पे उसे ट्रेन जो कि हैक हो गई थी उसे बचाना था। तो फिर उसने गेम के जरिए ही ट्रेन बनाई और उसे आसानी के साथ हैक कर लिया। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे एक दूसरा मिशन आ जाता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि असली दुनिया के अंदर हेलीकॉप्टर और ड्रोन से बॉम्ब अटैक होने वाला था, जिसमें कई सारे लोगों की जाने जाने वाली थी। इसीलिए सियोन इसे दोबारा गेम बना देती है जहाँ पे सामने की तरफ से कई सारे ड्रैगन्स और क्योचिरो के बनाए हुए तोते आ रहे थे। वहीं पे तायो और सियोन को इन्हें ही रोकना था, जिससे असली दुनिया के अंदर वो सभी ड्रोन्स सिटी के पास पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसके बाद सियोन अपना गेम खेलना शुरू करती है और वो आसानी के साथ ही कई सारे ड्रोन्स को यूं ही टर्मिनेट करते हुए जा रही थी। वहीं पे तायो को गेम खेलना नहीं आता था, इसीलिए वो आसानी के साथ फंसता चला जा रहा था। लेकिन अचानक से वो दीवार को पार कर जाता है जो कि ग्लिच की वजह से हुआ था। इसके बाद तायो ग्लिच का इस्तेमाल करते हुए दीवारों को पार करते हुए जा रहा था। वहीं पे सियोन अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करती है और काफी आसानी के साथ उन सभी लोगों को हरा देती है जो भी ड्रोन वहाँ पे अटैक करने के लिए आ रहे थे और साथ ही में हेलीकॉप्टर को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन वो दोनों चैन की सांस ले ही रहे थे कि उसी टाइम पे वहाँ पे और भी कई सारे छोटे छोटे ड्रैगन्स आ जाते हैं जो कि असल में छोटे छोटे ड्रोन्स थे जो कि फटने वाले थे। इसीलिए सियोन दूसरा तरीका इस्तेमाल करने वाली थी, लेकिन उसी टाइम पे तायो उस केमिकल का इस्तेमाल करता है जो कि खास मौकों के लिए इस्तेमाल किया जाना था और अभी तक तायो ने इसका इस्तेमाल नहीं किया था। फिर जब तायो उसका इस्तेमाल करता है तो फिर हम देखते हैं कि वो लोग बड़े वाले ड्रैगन यानी कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने लगते हैं और उसकी मदद से जो छोटे ड्रैगन थे उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। इससे असली दुनिया के अंदर तायो और सियोन उस बड़े वाले हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करते हुए जो भी छोटे ड्रोन थे उन सभी को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। लेकिन कुछ ड्रोन छूट जाते हैं जो कि आगे बढ़ रहे थे। तो फिर वहाँ पे किरीसाकी आ जाती है जो कि अपने कैरेक्टर की मदद से उन सभी ड्रोन्स को रोकने लगती है, जिसके बाद वो लोग सक्सेसफुली इस मिशन को पूरा कर लेते हैं। लेकिन किरीसाकी को मदद करने के बावजूद उसे सिस्टम से
बाहर निकाल दिया जाता है। वहीं पे तायो चैन की सांस लेता है क्योंकि वो गेम खेलते खेलते काफी ज्यादा थक चुका था, लेकिन सियोन उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि अभी और भी कई सारे गेम्स खेलने हैं। इससे मित्सुमी और तायो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि अब उन लोगों की आत्मा बाहर आने वाली थी। और अगली सुबह जब मित्सुमी तायो को चेक करने के लिए आती है तो फिर तायो अधमरा हो चुका था गेम खेलते खेलते। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि नानाओ तायो के पास कॉल लगाती है और उसे बताती है कि वो किसी मिशन से बाहर आई हुई थी, लेकिन अब वो खुद से बाहर नहीं आ सकती है। क्या तायो उसे लेने के लिए आ सकता है? तायो उसे पूछता है कि वो कहाँ पे है और क्या कर रही है। नानाओ बताती है कि वो ईवल लैब के अंदर है जहाँ पे वो लोग स्पेशल तरह के ड्रग को बना रहे थे, और अगर ये एक्सप्लोड कर जाता है तो 10 किलोमीटर के अंदर आने वाले हर एक इंसान को मार के रख देगा। इसीलिए नानाओ उस ड्रग को खा लेती है। तायो इसे हैरान होता है तो नानाओ उसे बताती है कि उसकी बॉडी ऑर्गन्स ऑर्डिनरी इंसान के मुकाबले में बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, इसीलिए वो नॉर्मल ड्रग्स को यूं ही एब्सॉर्ब कर सकती है। हालांकि इस वाले ड्रग से भी नानाओ को कुछ नहीं होगा, बस उसे नशा हो जाएगा और फिर वो चलने की लायक में नहीं रहेगी। और नानाओ के ऊपर उस ड्रग का असर कुछ ही देर में होने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। इसीलिए तायो अपने कपड़े पहनता है और लैब के अंदर चला जाता है, जहाँ पे जब वो लैब के अंदर जाता है तो फिर उसे पता चलता है कि पहले ही सिक्योरिटी गार्ड्स को किसी ने नॉकआउट कर दिया है। कुछ ही देर में तायो की मुलाकात उन दोनों से हो जाती है जिन्होंने यहाँ के सभी लोगों को निपटाया था। असल में ये लोग गवर्नमेंट की तरफ से भेजे गए स्पाई थे, ओगा और सुई। वहीं पे उन दोनों को तायो से कोई लेना देना नहीं था, वो लोग अपना मिशन पूरा करने के लिए आए थे। लेकिन ओगा तायो को भी अपने साथ घसीट लेता है क्योंकि वो दोनों यहीं पे घूम रहे थे। वो तीनों एक साथ काम करते हैं और सभी लोगों को निपटाते हुए लैब के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे तायो को नानाओ भी मिल जाता है। लेकिन नानाओ कुछ ठीक नहीं था, उसकी पूरी बॉडी से पसीना बह रहा था, यहाँ तक कि वो काफी लंबी लंबी सांसें भी ले रहा था। उसी टाइम पे सुई नानाओ की तरफ अपनी शॉट करने लगता है और वो तायो को बताता है कि उन्हें नानाओ को मारना पड़ेगा क्योंकि वो लोग यहाँ पे अपनी मिशन को पूरा करेंगे और उनका मिशन खतरे को कम करना था, जो कि वो बायो वेपन ये लोग बना रहे थे उसे डिस्ट्रॉय करना। और क्योंकि नानाओ ने वो बायो वेपन खा लिया है इसलिए वो खुद ही एक बायो वेपन बन चुका है, इसलिए उन लोगों को अब नानाओ को मारना पड़ेगा। लेकिन तायो नानाओ के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। लेकिन सुई की स्किल्स बहुत ज्यादा खतरनाक थी और वो एक ही झटके में तायो की गन के साथ साथ उसकी बॉडी के ऊपर भी कट्स मार के बाहर निकल जाता है, जिससे तायो वहीं पे गिर जाता है और अब वो हिल भी नहीं पा रहा था। जिसके बाद वो नानाओ को मारने ही वाला था कि नानाओ उसे बताता है कि उसने भले ही उस बायो वेपन को खा लिया है, लेकिन उसकी बॉडी उस बायो वेपन को डिटॉक्सिफाई कर रही है, इसलिए सुई को कत्ल करने की जरूरत नहीं है। सुई इस बात को मान जाता है, जिसके बाद वो नानाओ को क्रीम देता है जिसको वो तायो की बॉडी के ऊपर लगा सकता है। इसके बाद सुई वहाँ से जाते हुए तायो से कहता है कि अगर ये इतना ही कमजोर है तो फिर उसे योजाकुरा की तरह काम नहीं करना चाहिए। इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं पे नानाओ तायो को जगाने की कोशिश करता रहता है। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि क्यूचिरो ने तायो को बांध लिया था और वो उसे इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि उसने इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे कर दी। दरअसल तायो के हार जाने की वजह से मैगजीन के अंदर उनकी योजाकुरा फैमिली की बेइज्जती हो रही थी और उनकी रेटिंग भी नीचे गिर गई थी। उसी टाइम पे वहाँ पे मित्सुमी और नानाओ आते हैं और क्यूचिरो से तायो को सॉरी बोलने को कहते हैं, तो फिर क्यूचिरो सॉरी बोलता है। वहीं पे तायो भी काफी ज्यादा उदास था क्योंकि वो नानाओ को बचाने के लिए गया था लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन नानाओ उसे ऐसा सोचने के लिए मना करता है। वहीं पे क्यूचिरो तायो को बताता है कि अगर उसे शर्मिंदगी हो रही है तो फिर उसे सुई को हराना पड़ेगा और उनकी इज्जत को दोबारा लाना पड़ेगा। इसलिए तायो बिल्कुल ऐसा ही करता है। इसके बाद हम लोग सुई को देखते हैं जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बीच में था, जहाँ पे एक बंदा सीट को देने से साफ मना कर रहा था और फालतू में लड़ाई भी कर रहा था। तो फिर सुई अपनी शॉर्ट स्किल का यूज करके उसके कपड़े फाड़ देता है और उसे कहता है कि अब आराम से बैठो। इसके बाद वो तायो के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या लेने के लिए आए हो। तो फिर तायो उसे बता देता है कि वो यहाँ पे उसे चैलेंज करने के लिए आया है ताकि वो अपनी स्किल्स को और ज्यादा अच्छा कर सके। जिसपे सुई उसे कहता है कि अगर सीख सकते हो तो फिर सीख लो। इसके बाद वो अपनी गजब की स्किल दिखाते हुए वहाँ से एकदम तेजी में जाने लगता है। यहाँ तक कि तायो भी उसका पीछा नहीं कर पा रहा था क्योंकि सुई गवर्नमेंट स्पाई के अंदर सबसे ज्यादा फेमस और शक्तिशाली स्पाइस में से एक है। वहीं पे जब सुई को समझ में आ जाता है कि तायो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा तो फिर वह उसके कपड़े फाड़ देता है और वहाँ से तुरंत भाग जाता है। इसी चक्कर में पुलिस वाले तायो को पकड़ लेते हैं, लेकिन इसके बाद तायो सुई के पीछे ही पड़ जाता है और उसके हर एक मिशन में टांग अड़ाता है। इसीलिए सुई बार बार उसके कपड़ों को फाड़ते रहता है, लेकिन तायो हार नहीं मानता है और चिपका ही रहता है और सुई बार बार उसके कपड़े फाड़ते रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक मिशन पे गए हुए थे तो फिर तायो उनकी मदद करता है, लेकिन सुई फिर भी तायो के कपड़े फाड़ देता है और जब ओगा उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया तो फिर सुई उसके भी कपड़े फाड़ देता है। इसके बाद नानाओ तायो को ढूंढते हुए क्यूचिरो के पास आता है जो कि किचन के अंदर लगातार बंदा गोभी काटे जा रहा था। और जब नानाओ उसे पूछता है कि तायो कहाँ पे है तो फिर क्यूचिरो कहता है कि
यहीं पे तो है। और हमें पता चलता है कि क्योशिरो बंधा गोभी काटने के लिए फूड प्लेट का नहीं बल्कि तायो की पीठ का इस्तेमाल कर रहा था। ननाओ उसे उठाता है और चेक करता है तो फिर तायो की हालत बहुत ज्यादा खराब थे, लेकिन क्योशिरो कहता है कि नहीं नहीं ये बिल्कुल ठीक है, इसे बस गंदी आदत लग गई है कपड़े फड़वा के नंगे होने की। जिसपे ननाओ क्योशिरो के ऊपर घुसा मार के उसे दूर फेंक देता है और ननाओ तायो को समझाता है कि उसे खुद पे जोर देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये उसकी हैबिट बन जाएगी जो कि उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगी। हैबिट से तायो को कुछ याद आता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो दोबारा सुई को चैलेंज करने के लिए जाता है, जहाँ पे सुई ग्रेवयार्ड के अंदर आया हुआ था और वो किसी की कब्र को साफ कर रहा था। सुई तायो को देखते ही समझ जाता है कि ये यहाँ पे किस लिए आया है और वो डायरेक्ट तायो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तायो इस बार अचानक से सुई की शॉट को पकड़ लेता है, लेकिन इसके बावजूद तायो के ऊपर काफी ज्यादा कट लग चुके थे। इसके बाद तायो सुई को पीछे फेंक देता है और सुई को भी समझ में आ जाता है कि योजाकुरा फैमिली ने इसीलिए तायो को एक्सेप्ट किया है क्योंकि वो कमियों को भाप लेता है और कभी भी हार नहीं मानता और इवेंचुअली ताकतवर बनते जाता है। इसके बाद सुई ओगा को बुलाता है और उसे कहता है कि इसका इलाज कर दो जाके, जो कि वहाँ पे नकली कब्र बन के छुपा हुआ था। ओगा बाहर निकलता है और वो तायो की मरहम पट्टी कर देता है और वो तायो की तारीफ भी करता है कि उसने सुई की शॉट को रोक लिया और उसके अटैक को डॉज कर लिया। लेकिन सुई जाते हुए कहता है कि इसके पास कोई भी पोटेंशियल नहीं है, बस इसने मेरी आदत को पहचान लिया था तभी ये अटैक को ब्लॉक कर पाया। लेकिन सुई तायो से इम्प्रेस जरूर हो गया था। खैर इसके बाद तायो हमें बताता है कि वो सुई से बदला तो नहीं ले पाया, लेकिन उनकी बेइज्जती वाला किस्सा भुला दिया गया और एक नया किस्सा आ गया जहाँ पे तायो की खबर छपी हुई थी कि योजाकुरा फैमिली के बच्चे को एक गंदी आदत है कि वो शहर के बीच में नंगा घूमता है। वह पे मिस सिमी तायो से कहती है कि कोई भी बात नहीं है, तायो के कैसे भी शौक हो, लेकिन वो इसके बावजूद वो तायो से प्यार करती है। वह पे ननाओ भी तायो से कहता है कोई बात नहीं है बड़े भाई, लोगों को हर तरह की आदतें होती ही हैं। वह पे तायो चिल्लाते हुए कहता है कि ये बस एक गलतफहमी है। फिर हम लोग मित्सुमी और तायो को देखते हैं, जहाँ पे तायो ने पीठ के ऊपर बहुत बड़ा बैग लादा हुआ था और वो दोनों पिकनिक के लिए जा रहे थे। जिसके बाद मित्सुमी की मुलाकात सुई से होती है। सुई और मित्सुमी दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं क्योंकि वो दोनों एक साथ ही काम करते हैं। वहीं पे मित्सुमी सुई से अभी भी काफी ज्यादा गुस्सा थी तायो और ननाओ वाले इंसिडेंट को लेके। खैर इसके बाद वो दोनों एक शॉप के अंदर जाते हैं, जहाँ पे सुई एक बहुत बड़ा ऑर्डर देता है, जिसपे वेटर इस ऑर्डर को मानता भी है। जिसके बाद वो जब बटन दबाता है तो फिर नीचे से सीक्रेट फ्लोर खुलता है और वो तीनों ही स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ जाने लगते हैं। वहीं पे सुई अपने पास से चाय निकालता है और मित्सुमी को देते हुए कहता है कि अभी टाइम लगेगा, चलो हम लोग चाय पी लेते हैं। वहीं पे सुई तायो से कहता है कि संभल के, अभी हमला भी होने वाला है। इसके बाद नीचे से कई सारे तीर आते हैं, जहाँ पे सुई तो सबको संभाल लेता है, लेकिन तायो को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। इसी तरीके से नीचे जाते हुए उनके ऊपर कई सारे हमले होते हैं, लेकिन किसी तरीके से वो तीनों सही सलामत नीचे आ जाते हैं। उसी टाइम पे तायो के ऊपर एक बहुत बड़ी लोहे की बॉल गिरने वाली थी और तायो की चटनी बनती कि उससे पहले ही वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि अपनी एक पंच से ही उस लोहे की बॉल के टुकड़े टुकड़े कर देती है और वो तायो से कहती है कि अगर तुम इतने ही कमजोर हो तो फिर मित्सुमी को सेफ कैसे रखोगे। खैर इसके बाद हमें पता चलता है कि तायो उस बैग के अंदर कुछ ज्यादा नहीं, बस बहुत सारे केक और पेस्ट्री लेके आया था, जिनको वो लोग चाय के साथ बड़े मजे से खाते हैं। जिसके बाद मित्सुमी तायो को बताती है कि इनका नाम रिन है और ये किचुरो की पुरानी क्लासमेट है, साथ ही में गवर्नमेंट स्पाई की जो एजेंसी है ये उन्हीं को चलाती है। वह फिर रिन और मित्सुमी काफी टाइम से एक दूसरे के साथ ही काम करते आ रहे थे। वह पे मित्सुमी किचुरो का नाम ले लेती है तो फिर रनागे से कहती है कि उस घटिया इंसान का नाम मत लो, नहीं तो केक का टेस्ट खराब हो जाता है। और वो आगे से मित्सुमी को प्यार करते हुए कहती है कि उसके जैसा कमीना इतनी प्यारी छोटी मोटी लड़की का भाई कैसे हो सकता है। वहीं पे वो तायो से कहती है कि उसे गंदी हरकतें छोड़ के खुद को ताकतवर बनाना चाहिए, नहीं तो वो मित्सुमी को सेफ नहीं रख पाएगा। मित्सुमी तायो की साइड लेते हुए कहती है कि तायो की सोल उसके भाई की तरह ही शक्तिशाली है। उसी टाइम पे वहाँ पे क्योचिरो आ जाता है, जो कि सीधा मित्सुमी को ढूंढते हुए आया था और वो रिन से कहता है कि मित्सुमी को इधर दे दो, नहीं तो उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा होगा। इसके बाद वो अपने तारों का इस्तेमाल करते हुए रिन के ऊपर हमला करता है, लेकिन रिन भी काफी शक्तिशाली थी और वो आसानी के साथ क्योचिरो के साथ फाइट करने लगती है। लेकिन उन दोनों के लड़ने की वजह से वो पूरा ऑफिस डिस्ट्रॉय होने लगता है और जमीन से सारी चीजें नीचे गिरने लगती हैं। वहीं पे मित्सुमी इस चीज से परेशान हो जाती है क्योंकि हमेशा अक्सर ऐसा ही होता रहता है जब भी ये लोग मिलते हैं, इसीलिए सुई उन्हें रोकने के लिए जाने लगता है। लेकिन क्योचिरो और रिन दोनों उसे कहते हैं कि हट जा यहाँ से और वो दोनों ही सुई को पत्ते की तरह बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद मित्सुमी बीच में आ जाती है और उन दोनों को रोकने के लिए, लेकिन उन दोनों के हाथ रुक नहीं रहे थे, इसीलिए तायो बीच में कूद पड़ता है और वो मित्सुमी को हटा देता है। इससे उन दोनों के पंच तायो के मुंह पे जा लगते हैं। अब इससे मित्सुमी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों को कहती है कि अगर तुम में से कोई भी दोबारा लड़ा तो वो उन दोनों से कभी भी बात नहीं करेगी। इससे क्योचिरो को तो हार्ट अटैक आ जाता है और वो तुरंत बेहोश
बेहोश हो जाता है। वहीं पे रेन मित्सुमी से माफी मांगती है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा और वो तायो को देखते हुए कहती है कि ये जितना दिखता है उससे ज्यादा शक्तिशाली है, जिसपे तायो से कहती है कि यही तो मेरे पति की खास बात है। इसके बाद रेन तायो को बताती है कि उसे यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। दरअसल रिन चाहती थी कि तायो उसके लिए एक काम करे जो कि अंडर कवर होने वाला है। यहाँ पे योशीमासा नाम का एक पॉलिटिशियन है जो कि अभी काफी ज्यादा फेमस है और वो लोगों के हित में ही काम करता है, लेकिन उसके जो 3 राइट हैंड है, रेड, ब्लू और येलो, ये तीनों ही काफी ज्यादा हाई रैंकिंग के स्पाई हैं और ये लोग योशीमासा के जो काले कारनामे होते हैं वो पर्दे के पीछे करते हैं। साथ ही में योशीमासा ने हाल ही में एक बहुत बड़ा धमाका किया था, लेकिन इन लोगों के पास सबूत की कमी होने की वजह से ये लोग उसे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। साथ ही में योशीमासा को इन लोगों के बारे में पता था, इसलिए ये लोग अपने किसी भी आदमी को वहाँ पे नहीं भेज सकते हैं, इसीलिए इन्हें किसी बाहर वाले की जरूरत थी जो कि अब तायो बनेगा। इसके बाद मित्सुमी और सुई दोनों आगे बढ़ते हैं और तायो को लड़की में बदल देते हैं। वह फिर उसे दिखाती है कि योशीमासा ने एक फीमेल एम्प्लॉयर की जॉब लिस्ट डाली थी, इसीलिए अब तायो वहाँ पे ये बन के जाने वाला है। वह फिर तायो से कहती है कि प्लीज हमारे लिए कोई जानकारी लेते आना। इसके बाद हम लोग योशीमासा को देखते हैं जो कि अपने इवेंट के दौरान वहाँ पे तायो को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। उसी टाइम वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि योशीमासा के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं, लेकिन अचानक से भगदड़ मच जाने की वजह से स्टेज हिलने लगता है और एक स्पीकर प्रोटेस्ट करने वालों में से ही किसी के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन योशीमासा आगे बढ़ के उसे बचा लेता है। इससे वो सभी की नजरों में हीरो बन जाता है, यहाँ तक कि उनकी नजरों में भी जो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि योशीमासा ने ये सब कुछ जानबूझ के किया था, ये बस एक पब्लिक स्टंट था ताकि उसकी पब्लिसिटी बढ़ सके। अब इसे कंट्री के और भी ज्यादा लोग उसके ऊपर भरोसा करने लगेंगे। वहीं पे तायो सीट के नीचे ही छुपा हुआ था और ये सभी बातें सुन रहा था। खैर इसके बाद योशीमासा अपने काम इसी तरीके से करता रहता है और एक एक करके अपने रास्ते में आने वाले हर किसी बंदे को उड़ाता जाता है, लेकिन तायो को कुछ भी पता नहीं लग रहा था कि कब ये लोग प्लानिंग करते हैं और कब ये लोग अपनी प्लानिंग को पूरा भी खत्म कर देते हैं। और तायो को अभी तक एक भी सबूत नहीं मिला था जिसकी मदद से वो लोग योशीमासा को पकड़ सकते हैं। लेकिन तायो को एक चीज इन लोगों के बीच में काफी ज्यादा अजीब लगती है कि ये लोग हमेशा बहुत ज्यादा नाचते रहते हैं। अब इससे तायो को पता लग जाता है कि ये लोग अपनी प्लानिंग नाचते समय ही करते हैं, सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। जिसके बाद तायो उनकी बातें सुनने लगता है और उसे पता लग जाता है कि ये लोग अगला बॉम्ब अटैक कहाँ पे करने वाले हैं। इनकी प्लानिंग ये थी कि ये लोग अगली मीटिंग के दौरान जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होंगे उन सभी को एक साथ ही उड़ा देंगे, जिससे सभी कांटे रास्ते से हट जाएंगे। लेकिन जब योशीमासा अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है तो फिर जो धमाका होता है वो बाहर होता है, ना कि बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि तायो ने समय रहते ही बॉम्ब का पता लगा लिया था और उसे दूसरी जगह पे इम्प्लांट कर दिया था। लेकिन योशीमासा तायो से 3-4 कदम आगे था और वो तायो को पहले से ही पहचान लिया था और उसे कहता है कि उसने पहले ही कहीं और जगह पे बॉम्ब को इम्प्लांट कर दिया है। इसके बाद वो तायो को गोली मार के उसका गेम बजा देता है और बॉम्ब को भी एक्सप्लोड कर देता है, लेकिन उसकी सभी प्लानिंग फेल हो जाती है क्योंकि वहाँ पे किसी की भी जान नहीं जाती है, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही वहाँ पे सारी सेटिंग कर ली थी। बेसिकली योशीमासा ने तायो को क्रॉस किया और तायो ने उसे डबल क्रॉस कर दिया। इसके बाद वो भी खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर अपनी गन को पॉइंट कर लेता है। उसी टाइम पे वहाँ पे सुई आता है जो कि एक बार में ही योशीमासा और उसके तीनों राइट हैंडों को हरा देता है और तायो से कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। जिसके बाद वो लोग वहाँ पे जो भी लोग बचे हुए थे उन लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं और वो लोग योशीमासा को अरेस्ट करके किसी दूसरी जगह पे ले जाने लगते हैं जहाँ पे तायो को उसके ऊपर नजर रखने के लिए रखा गया था। लेकिन योशीमासा अचानक से तायो की फैमिली के बारे में बात करने लगता है कि तायो योसाकुरा फैमिली का एक्सेलेंट रूकी है, जहाँ पे उसके पेरेंट्स और उसके भाई और उसकी मदर की मौत तो खाई से गिर के हो गए थे, लेकिन वो अकेला ही सरवाइव कर गया। लेकिन ये सभी चीजें किसी इंसान की बहुत ज्यादा कमाल की रचना थी। बेसिकली तायो की फैमिली को किसी ने मरवाया था। तायो इसे हैरान होता है और वो योशीमासा की तरफ गन पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम मेरी फैमिली के बारे में कैसे जानते हो। योशीमासा तायो से कहता है कि एक पुराना खिलाड़ी होने के नाते वो उसे सच्चाई तो नहीं बताएगा, लेकिन वो तायो को ये जरूर बता देता है कि कुछ राजों को दुनिया दबा के रखती है। उसी टाइम पे शिंजो तायो को बताता है कि एक और परेशानी आ चुकी है कि जिस प्राइम मिनिस्टर को वो लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे वो किडनैप हो गया है और जिसको इन लोगों ने बचाया था वो बहरूपिया था। वहीं पे योशीमासा भी खुद को आजाद कर लेता है और तायो को चकमा दे के वहाँ से आजाद हो जाता है। धमाका होने के बावजूद तायो और ड्राइवर दोनों खुद को बचा लेते हैं। इसके बाद सुई तायो को कॉल लगा के बताता है कि जिसको वो लोग घटिया नेता समझ रहे थे वो असल में जासूसों की दुनिया का बेनाम खिलाड़ी कुरुगावा है, जो कि एक लेजेंडरी स्पाई माना जाता है। हालांकि रिपोर्ट बताती है कि वो 5 साल पहले ही मारा जा चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो कोई काम पूरा करने के लिए आया है। सुई बताता है कि उन लोगों ने उसके ऊपर ट्रैकर लगा दिया है और वो लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वहीं पे तायो कुरुगावा की बातों के बारे में सोचता है कि उसकी फैमिली का एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि करवाया गया था। वहीं पे हम लोग कुरुगावा को देखते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंचता है और उसने पूरा इंतजाम कर लिया था।
यहाँ पे लाइव स्ट्रीम हो रही थी और इन दोनों के बीच में जो भी बातें होने वाली थी वो पूरी पब्लिक को ही दिखाई देंगी। वहीं पे जब कुरुगावा अपना असली रूप दिखाता है तो फिर प्राइम मिनिस्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद कुरुगावा हमें बताता है कि वो यहाँ पे बदला लेने के लिए आया है। 5 सालों पहले उसकी बेटी की मौत हो गई थी और जो भी लोग उसके पीछे थे वो उन सभी को एक एक करके मारते जा रहा था। इसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि वो अपने पाप को कन्फेस करेगा या नहीं, या फिर सभी लोगों के सामने यहाँ पे मारा जाएगा। जिसपे प्राइम मिनिस्टर साफ मना कर देता है, क्योंकि अगर नेता अपने काले कामों के बारे में बता देगा तो फिर वो नेता कैसे रहेगा। खैर कुरुगावा प्राइम मिनिस्टर को मारता कि उससे पहले ही लाइव स्ट्रीम बंद हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे तायो पहुँच चुका था। इसके बाद तायो और कुरुगावा के बीच में फाइट होने लगती है, जहाँ पे तायो सभी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए कुरुगावा के ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन कुरुगावा के ऊपर उन टेक्निक्स का बिल्कुल भी असर नहीं होता है, क्योंकि वो एक लेजेंडरी स्पाई है और उसे योजाकुरा फैमिली की सभी टेक्निक्स के बारे में पता था। तायो उसे पूछता है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है, क्या उसे नेता बनने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा है। जिसपे कुरुगावा कहता है कि उसे राजनीति में बिल्कुल भी शौक नहीं है, वो बस ये सब कुछ बदले के लिए कर रहा है। इसके बाद हमें यहाँ पे कुरुगावा की बैक स्टोरी बताई जाती है। कुरुगावा जब अपने टाइम में स्पाई हुआ करता था तब उसने बेहिसाब लाशें बिछाई थी और उसे जो मिशन दिया जाता वो पूरा ही कर देता। और जब कुरुगावा के रिटायर होने की बारी आई तब उसे धोखा दे दिया गया था। हम देखते हैं कि कुरुगावा अपनी बेटी का बर्थडे बनाने के लिए जब वहाँ पे जाता है तो उसकी बेटी उसके ऊपर गुस्सा होती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा लेट था। लेकिन वो फिर भी बहुत ज्यादा खुश थी कि कम से कम उसके फादर उसे मिलने के लिए ही तो आए। और उसकी बेटी कुरुगावा को बताती है कि यहाँ पे पहले से ही एक गिफ्ट भिजवा दिया गया है, जो कि और कुछ नहीं बॉम्ब था। जिसके बाद वो बॉम्ब वहीं पे फट जाता है और इस धकामे में कुरुगावा को तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उसकी बेटी मारी जाती है। इसके बाद कुरुगावा की इंतकाम की कहानी शुरू हुई और जो भी लोग उसे मिलते गए वो उन्हें मारते गया और अब सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर ही बचा था जो इन सभी चीजों के पीछे था। तायो दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे वो तीनों आ जाते हैं जो कि कुरुगावा के फैन थे। कुरुगावा तायो को ऑफर देता है कि अगर वो साइड में हट जाता है तो फिर वो उसे उन सभी चीजों की जानकारी दे देगा जो उसके पेरेंट्स की मौत से लेके उसके पास हैं। लेकिन तायो को अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो बस इतना चाहता था कि अब ज्यादा लोगों की जाने ना जाएं। उसी टाइम पे वहाँ पे सुई आ जाता है जो कि अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उन तीनों को अपने साथ लेके जाता है। बाकी कुरुगावा को वो तायो के ऊपर छोड़ देता है। वहीं पे रेड, ब्लू और येलो के पास अलग अलग तरह की एलिमेंट्स की पावर थी और वो तीनों अपनी एलिमेंट पावर को एक साथ मिला के सुई के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन सुई की पावर बहुत ज्यादा थी और वो काफी आसानी के साथ ही उन तीनों को नॉकआउट करके हरा देता है। और जब वो सोच ही रहा था कि तायो क्या कर रहा होगा तभी कोई उसके ऊपर हमला करता है, जिसको सुई ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन वो काफी हैरान होता है क्योंकि उसे ये हमला महसूस ही नहीं हुआ था। ऊपर की तरफ कुरुगावा तायो से कहता है कि उसे अच्छे से पता है कि तायो को कैसा महसूस होता होगा। फैमिली जाने के बाद उसे कभी भी न खत्म होने वाला दर्द महसूस होता और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। वहीं पे तायो भी इस बात को एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसे हमेशा से ऐसा दर्द होता रहता था, लेकिन जब से उसके पास मित्सुमी आई है तो उसे दर्द नहीं होता है। और वो कुरुगावा से कहता है कि उसने चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है। तायो दोबारा कुरुगावा के ऊपर हमला करता है। कुरुगावा को लगता है कि वो इस बार भी तायो को हरा देगा, लेकिन तायो इस बार सभी एबिलिटीज को मिक्स करके इस्तेमाल कर रहा था। साथ ही में वो सुई की एबिलिटी फ्लो मूवमेंट का भी इस्तेमाल कर रहा था। इसकी मदद से वो इस बार कुरुगावा को पकड़ लेता है और कुरुगावा भी तायो से इम्प्रेस हो जाता है कि उसने इतनी आसानी के साथ अलग अलग एबिलिटीज को मिक्स करके उसे पकड़ लिया। इसके बाद वो अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने रिवेंज के ऊपर गिव अप कर देता है। इसके बाद वो तायो को बताने लगता है कि उसे किस बारे में पता है, लेकिन उससे पहले ही कोई अनजान ऑर्गेनाइजेशन कुरुगावा के ऊपर हमला करके उसे मार देती है और ये वही बंदा था जो नीचे सुई से टकराया था। वहीं पे कुरुगावा मरने से पहले तायो को कोई चीज देके जाता है जो उसे आगे गाइड करेगी। वहीं पे सुई तायो के पास आता है और उसे कहता है कि उसे उदास होने की जरूरत नहीं है, उसे खुश होना चाहिए कि उसने किसी तरीके से अपने मिशन को पूरा कर लिया, भले ही उसने अपना गोल अचीव न किया हो। जिसके बाद तायो कुरुगावा के बताए गए मैप के जरिए उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे कोई चीज गड़ी हुई थी और तायो पेड़ के नीचे से उस चीज को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद तायो योजाकुरा फैमिली के अंदर आता है जहाँ पे वो सभी लोग तायो का इंतजार कर रहे थे और वो सभी तायो को सही सलामत देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हम लोग तायो को दोबारा रिन के पास देखते हैं जहाँ पे तायो को रिन की तरफ से पार्टी मिल रही थी मिशन को पूरा कर लेने की वजह से। लेकिन पार्टी के अंदर एक बिन बुलाया मेहमान भी आया हुआ था जो और कोई नहीं किरियोची था। हालांकि किरियोची जब अपने पास याकुजा फैमिली की सबसे कमाल की दारू निकालता है तो फिर रिन मान जाती है। जिसके बाद वो लोग बड़े आराम से अपना लंच एंजॉय कर रहे थे, लेकिन रिन और किरियोची के बीच में दोबारा लड़ाई हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ खाना फेंक के मारने लगते हैं। खैर वो लोग कैसे तैसे अपना खाना खत्म करते हैं तो फिर मित्सुमी नोटिस करती
देखती है कि यहाँ पे तायो नहीं है। वहीं पे तायो उस बॉक्स की तरफ देख रहा था जो उसे पेड़ के नीचे से मिला था। उसी टाइम पे मित्सुमी उसके पास आती है जो उसे डरा देती है और वो तायो से पूछती है कि वो बॉक्स को खोल क्यों नहीं रहा है जब इस बॉक्स के अंदर उसकी फैमिली को लेके इन्फॉर्मेशन है। लेकिन तायो को असल में डर इस बात से लग रहा था कि अगर उसे इस बॉक्स के अंदर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो उसकी फैमिली से रिलेटेड होगी तो फिर वो शायद से कुरुगावा की तरह बदले की राह पे चल सकता है। और तायो को इसी बात से डर लग रहा था कि वो भी कहीं खूनी न बन जाए। तायो भले ही अभी अंडरवर्ल्ड की दुनिया के अंदर है लेकिन भाई ने अभी तक एक भी जान नहीं ली है। मित्सुमी जब देखती है कि तायो बहुत ज्यादा परेशान है और उसका मूड खराब होते जा रहा है तो वो तायो की मूड को हल्का करने के लिए उसके गालों पे किस कर लेती है, जिससे तायो को सच में हल्का सा रिलीफ मिलता है। इसके बाद मित्सुमी तायो को बताती है कि तायो चाहे जैसा भी बने और चाहे जैसा भी करे वो हमेशा उसके साथ ही रहेगी, जिससे तायो को भी खुशी होती है। लेकिन तभी वहाँ पे क्योइचिरो आ जाता है जो कि खून की आंसू रो रहा था क्योंकि उसने किस वाला सीन देख लिया था और वो तायो का गला दबाने के लिए आगे बढ़ी रहा था कि उसी टाइम पे वहाँ पे रिन आ जाती है जो उसे रोक लेती है और तायो मित्सुमी को लेके वहाँ से खिसक लेता है। जब वो दोनों घर पे आते हैं तो फिर तायो को एक और सरप्राइज मिलता है क्योंकि वहाँ पे किरीसाकी अब उनके घर के अंदर मेड की तरह काम करने वाली थी और मित्सुमी ने ही इसे जॉब पे रखा था। वहीं पे किरीसाकी को सब कुछ पता था कि घर के अंदर क्या चल रहा था और उसे ये भी पता था कि तायो के पास क्या है। इसके बाद वो उसकी जेब से उस चीज को बाहर निकाल लेती है जिसके अंदर तायो की फैमिली की इन्फॉर्मेशन थी और डब्बे के अंदर से बस एक मार्बल निकला था जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन है। वहीं पे सियोन जब उस मार्बल को चेक करती है तो वो बताती है कि इसके अंदर डेटा सेव है लेकिन निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। किरीसाकी अपनी बातों को कंटिन्यू रखती है और वो तायो को बताती है कि उसकी बॉन्डी अब बढ़ चुकी है, साथ ही में वो यहाँ पे रह के तायो की बेसिक ट्रेनिंग भी करवाती रहेगी। इसके बाद वो कांटे छुरी से तायो के ऊपर हमले करते रहती है। वहीं पे तायो मित्सुमी से पूछता है क्या उसे पक्का यकीन है कि वो लोग इस जानवर को घर में रहने दे सकते हैं, जिसपे मित्सुमी आगे से बताती है कि उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि मित्सुमी क्योइचिरो के लिए चाय बना रहे थे तो फिर उसे पता चलता है कि उसकी चाय पत्ती खत्म हो चुकी है, सॉरी कॉफी बीन्स। वहीं पे तायो ये बात सुन रहा था जिसके बाद वो मित्सुमी से बताता है कि वो नहाने के लिए जा रहा है। लेकिन जब तायो बात ले रहा था तो फिर अचानक से वहाँ पे पानी के अंदर से किरीसाकी निकलती है जो तायो के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड से अटैक करने लगती है। तायो कैसे तैसे उन अटैक्स को डॉज करता है लेकिन अचानक से वहाँ पे घर का ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है जिससे किरीसाकी को पानी के अंदर झटके लगने लगते हैं। इसके बाद तायो किरीसाकी को बचाने के लिए सबसे पहले बाथरूम का सर्किट बोर्ड निकालता है जिसके बाद वो किरीसाकी को पकड़ के सर्किट बोर्ड को भी पकड़ लेता है जिससे वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है और वो पूरी जगह दग जाती है। लेकिन तायो ने किरीसाकी को सही सलामत बचा लिया था। इसे किरीसाकी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और तायो को दोबारा अपना दिल दे बैठती है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे क्योइचिरो आ जाता है जो कि तायो से बताता है कि वो मित्सुमी को छोड़ के किसी दूसरी लड़की के साथ नंगा घूम रहा है। ये तो एक तरह से पाप हुआ और वो अपने पास ईडो पीरियड का टॉर्चर आइटम बाहर निकालता है और तायो के पीछे भागने लगता है उसे टॉर्चर करने के लिए। और वहीं पे किरीसाकी तायो को टॉर्चर होते हुए देखने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। वहीं पे मित्सुमी उन तीनों को ऐसे भागते हुए देख के कहती है कि अब फैमिली जैसा लग रहा है। खैर कुछ दिनों बाद हम लोग देखते हैं कि तायो थोड़ा सा अजीब एक्ट कर रहा था और वो मित्सुमी से अपना फोन ऐसे ले रहा था जैसे कि वो उसे दिखाना ही नहीं चाहता है। इसीलिए किरीसाकी मित्सुमी को बताती है कि तायो शायद उसके ऊपर चीटिंग कर रहा हो और वो मित्सुमी को बताती है कि कुछ टाइम से तायो उसके साथ बिल्कुल भी स्कूल आ जा नहीं रहा है और जब भी वो लोग उसके पीछे जाते हैं तो वो अचानक से गायब हो जाता है। हालांकि मित्सुमी को तायो के ऊपर पूरा विश्वास था। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि जब मित्सुमी गोलियात को वॉकिंग पे लेके जाती है तो वो तायो को बताती है कि गोलियात वुल्फ डॉग ब्रीड है जिसको ईडो पीरियड से खास उनकी फैमिली के लिए ब्रीड करवाया जाता है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि गोलियात अपनी शेप को भी चेंज कर सकता था और वो पहले से बड़ा हो जाता है। साथ ही में हमें ये भी पता चलता है कि गोलियात काफी ज्यादा टाइम से इनकी फैमिली को सर्व करता आ रहा है, यानी कि गोलियात मित्सुमी की पर दादी के टाइम से ही इनकी फैमिली के साथ है। इसके बाद मित्सुमी गोलियात के ऊपर बैठ जाती है राइड करने के लिए और वो तायो को भी बुलाती है लेकिन गोलियात तायो को अपने ऊपर बैठने नहीं देता है, यानी कि गोलियात सिर्फ अपनी मालकिन से ही वफादार है, बाकी वो किसी को भी भाव नहीं देता है। खैर मित्सुमी इसके बाद तायो को गोलियात का पट्टा देती है और उसे कहती है कि तुम इसके साथ वॉकिंग ही कर सकते हो। लेकिन गोलियात भाई साहब कोई नॉर्मल डॉग तो थे नहीं, उनकी स्पीड भी लाजवाब थी। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो बुलेट ट्रेन को पीछे छोड़ देता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर चढ़ लेता है और पानी के ऊपर निंजा हथौड़ी से भी तेज चलता है। कुछ समय बाद इनकी वॉकिंग खत्म हो जाती है लेकिन इस लाजवाब वॉकिंग की वजह से तायो की हालत खराब हो जाती है। उसी टाइम में वहाँ पे कुछ बच्चे आते हैं जिनके हाथों में गुब्बारे थे और वो गोलियात के साथ खेलना चाहते थे। लेकिन हम लोग एक स्पाई को देखते हैं जो कि मित्सुमी के ऊपर अटैक कर देता है और उसने उन गुब्बारों के ऊपर बॉम्ब लगाया हुआ था। गोलियात सही मौके पे उसे देख लेता है जिसके बाद वो मित्सुमी को कवर कर लेता है। जिसके बाद वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है तो हम लोग देखते हैं कि मित्सुमी ने बच्चों को कवर कर लिया था और वो दोनों बच्चे मित्सुमी को सुकीरा कहते हैं। लेकिन मित्सुमी उनसे कहती है कि गोलियात ने उन्हें प्रोटेक्ट किया है। लेकिन हमें बाद में पता चलता
है कि तायो ने उन सभी लोगों को प्रोटेक्ट किया था और उसने पूरा डैमेज अपने ऊपर लिया है। इसी गोलियत काफी ज्यादा हैरान होता है और मित्सुमी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद गोलियत आगे बढ़ता है और वो बॉम्ब के टुकड़ों को सूंघता है तो फिर उसे पता चल जाता है कि तोहफा भेजने वाला अभी कहाँ पे है। इसके बाद गोलियत काफी तेजी के साथ उस स्पाइक की तरफ जाने लगता है। वहीं मित्सुमी सियोन की डिवाइस के जरिए उस स्पाइक के साथ बात करती है और उसे बताती है कि उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि कोई उसकी फैमिली के ऊपर आग भी उठाए और जो भी लोग उसकी फैमिली के साथ कुछ भी बुरा करते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं सहती है। लेकिन वो स्पाई आगे से हंसते हुए कहता है कि तुम मेरा क्या ही कर लोगे। उसी टाइम पे वहाँ पे गोलियात आता है जो कि दरवाजे को तोड़ते हुए डायरेक्ट स्पाई के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग आराम से बैठे हुए थे और उसी टाइम पे तायो के पास कोई सा मैसेज आता है तो फिर उसे घर जाना था, इसीलिए मित्सुमी जाने के लिए मान जाती है। लेकिन गोलियत इस बार तायो को अपने ऊपर बैठने देता है और वो दोनों गोलियत के ऊपर बैठ के घर की तरफ निकल जाते हैं। वहीं पे तायो जैसे ही घर पे आता है तो फिर किरीसाकी उसके ऊपर अटैक कर देती है उसे चीटर कहते हुए और उसे एक फोटो दिखाती है जिसके अंदर तायो किसी लड़की के साथ डेट पे गया हुआ था। लगे हाथों वहाँ पे क्योइचिरो भी आता है जो कि अपने साथ नया टूल लेके आया था तायो को टॉर्चर करने के लिए। लेकिन वो लोग तायो के साथ कुछ कर पाते कि इससे पहले ही वहाँ पे फोटो वाले दादाजी और वो लड़की आ जाते हैं जो कि रिन की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही थे और वो दोनों उन लोगों को बताते हैं कि तायो उनके पास क्योइचिरो की कॉफी बीन्स लेने के लिए आया था। इसके बाद वो दोनों उन्हें पूरी कहानी बताते हैं कि तायो को क्योइचिरो की कॉफी बीन्स चाहिए थी, लेकिन क्योइचिरो की कॉफी बीन्स बहुत ज्यादा रेयर होती हैं और काफी ज्यादा पैसों के साथ भी उन्हें खरीदा नहीं जा सकता है। इसीलिए तायो खुद अलग अलग तरह की जगहों पे जाता था जहाँ पे उनके पेड़ पाए जाते हैं और उसने खुद से ही उन पत्तियों को कलेक्ट किया है ताकि वो क्योइचिरो की कॉफी को बना सके। और वो लोग आज तायो को यही चीज डिलीवर करने के लिए आए थे। वह भी क्योइचिरो से सहन ही नहीं होता है कि तायो उसके लिए इतनी सारी दिक्कतें सह सकता है, जबकि वो तो तायो को हर तरीके से टॉर्चर करते हुए आ रहा था और वो इस सदमे को झेल नहीं पाता है और बेहोश हो जाता है। वहीं पे किरीसाकी भी तायो से माफी मांगती है कि वो उनके सच्चे वाले प्यार के ऊपर शक कर रही थी। जिसके बाद वो लोग वहाँ पे चाय पीते हैं और मित्सुमी क्योइचिरो से कहती है कि तायो से माफी मांगो तो फिर क्योइचिरो को तायो से माफी मांगनी पड़ती है। कुछ दिनों बाद हम लोग देखते हैं कि मित्सुमी को सफाई करते हुए उनकी फोटो एल्बम मिलती है और जब मित्सुमी उसे देख रही थी तो फिर उन्हें ननाओ की एक फोटो दिखाई देती है जहाँ पे वो लोग ननाओ को स्पाई लाइसेंस मिलने के लिए सेलिब्रेट कर रहे थे। फुताबा तायो को बताती है कि स्पाई लाइसेंस स्पाई एसोसिएशन की तरफ से ग्रांट किया जाता है और जिनके पास स्पाई लाइसेंस होता है तो फिर उन्हें अलग अलग तरह के सपोर्ट्स मिलते हैं, जैसे जानकारी या फिर मिशन। साथ ही में स्पाई पेंशन भी मिलती है। स्पाई लाइसेंस 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड है, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, और जैसे जैसे इनका लेवल अप होता है वैसे वैसे बेनिफिट्स भी बढ़ते जाते हैं। इसीलिए तायो भी स्पाई लाइसेंस को पाना चाहता था। फुताबा उसे बताती है कि स्पाई एसोसिएशन हर साल ये एग्जाम करवाती है और कुछ ही दिनों में एग्जाम होने वाला है, इसीलिए तायो वहाँ पे जा सकता है। उसी टाइम पे उन दिनों को अंदर से आवाज आती है और जब वो लोग अंदर जाते हैं तो फिर वो देखते हैं कि किरीसाकी सियोन से माफी मांग रही थी क्योंकि उसने एक शॉर्ट सर्किट कर दिया था, इसीलिए सियोन के कंप्यूटर के अंदर ग्लिच आ गया था और सियोन का ग्लिच एक हॉरर मूवी के कट सीन की तरह था जहाँ पे एक औरत हॉलवे से चलते हुए आ रही थी और वो अचानक से जंप स्केयर मार के उन्हें डरा देती है, जिससे तायो तो हिल ही जाता है लेकिन फुताबा की आत्मा बाहर निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि फुताबा बहुत ज्यादा डरी डरी रहती है और कंबल में खुद को लपेट लेती है। जिसपे मित्सुमी और सियोन तायो को बताते हैं कि फुताबा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो ज़ॉम्बीज और मास्कर मूवीज के विलन जैसे किसी को भी हरा सकती है, लेकिन भूतों के मामले में ये केमिस्ट्री चेंज हो जाती है क्योंकि उनके ऊपर तो कोई फिजिकल फिजिक ही नहीं है, तो फुताबा उन्हें हराएगी कैसे। इसीलिए कल तक उन लोगों को फुताबा की बेबी सेटिंग करनी पड़ेगी जहाँ पे उन्हें इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी चीज फुताबा को दोबारा डराए नहीं तो उसे हार्ट अटैक भी आ सकता है। खैर इसके बाद वो लोग किसी तरीके से पूरा दिन सर्वाइव कर जाते हैं और सोने से पहले मित्सुमी फुताबा को अपने साथ लेके जाती है जहाँ पे वो उसके बालों को धोती है और उसे नहलाती है। वह फुताबा को सुलाने के लिए अब उसे कहानी भी सुनानी पड़ेगी, इसीलिए मित्सुमी अपने पास से मोमोतारो बिना इंसानियत और इज्जत की किताब बाहर निकालती है। मित्सुमी बताती है कि वो जैसे ही इस किताब को पढ़ती है तो फिर उसे जल्दी नींद आ जाती है। इसके बाद मित्सुमी उस किताब को पढ़ के सुनाना शुरू करती है। ये काफी समय की बात है कि ऑस के टाइम पे डीमंस और इंसान आपस में लगातार लड़ा करते थे और उनकी इसी बिना रुकने वाली मौत के चक्कर में एक बच्चा अपने पेरेंट्स को खो देता है, लेकिन एक औरत उसे गोद ले लेती है और उसका नाम मोमोतारो रख देती है। और इतना ही सुनाने के बाद वो तुरंत सो भी जाती है। इससे फुताबा काफी ज्यादा घबराने लगती है तो फिर तायो कहानी सुनाना शुरू करता है। उस औरत ने ये कसम खा ली कि वो मोमोतारो को संभाले के रखेगी और उसे बड़ा करेगी। इसके बाद मोमोतारो जैसे जैसे बड़ा होते गया उसका एक दोस्त भी बना,
लेकिन डीमन और इंसानों के बीच में जो लड़ाई हो रही थी वो अभी तक नहीं रुकी। इसके बाद मोमोतारो को पता चला कि जिसको वो अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था वो असल में एक डीमन है। इसके बाद उन दोनों के बीच में भी लड़ाई हुई और मोमोतारो ने उसे मार दिया और इसी तरीके से मोमोतारो अपनी जिंदगी को चलता रहा, जहाँ पे जिंदगी कभी भी कोई भी मोड़ ले सकती है। कहानी खत्म होने के साथ ही फुताबा ठीक हो जाती है और वो तायो को बताती है कि जब वो छोटी थी तो फिर उसकी मदर ये कहानी उसे पढ़ के सुनाया करती थी और तब उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। लेकिन जब उनकी मदर चल बसी तो फिर फुताबा को डर लगने लगा कि कोई ऐसी भी फोर्स हो सकती है जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगी और फुताबा उसे रोक नहीं पाएगी। इससे फुताबा किसी अपने को दोबारा खो सकती है और फुताबा इसी बारे में सोच के काफी ज्यादा घबरा गए और उसे भूतों से डर लगने लगा। इसलिए उसे खुद के ऊपर बहुत ज्यादा शर्म भी आती है। हालांकि तायो फुताबा को चीयर अप करता है और उसे बताता है कि जब से वो उनकी फैमिली के अंदर आया है तब से वो भी काफी ज्यादा घबराया रहता है कि वो किसी को खो सकता है, लेकिन वो खुद को ट्रेन करते रहेगा ताकि वो सबको प्रोटेक्ट कर सके। इसी फुताबा भी खुश हो जाती है, जिसके बाद वो तायो को जाने को कहती है और उसे कल के एग्जाम के लिए गुड लक भी कहती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्पाई एसोसिएशन के अंदर स्पाई एग्जाम चल रहा था, जहाँ पे उन्हें सबसे पहले अपने पैरों के अंदर लोहे की बड़ी बड़ी गेंदें बांध के भागना होता था और तायो कैसे तैसे उस रेस को जीत जाता है। वहीं पे मिस्सुमे तायो को चीयर करने के लिए आई थी और वो उसके लिए बहुत सारा खाना बांध के लाई थी। वहीं पे हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि तायो के ऊपर अटैक कर देता है ताकि वो उसके सर के ऊपर लगी हुई बाउंड्री को भी ले सके और उसे एग्जाम से भी बाहर कर सके। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो कि अपने पंखे से उसके ऊपर हमला करता है और उसे पीछे धकेल देता है और उसे बताता है कि जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है तब तक एग्जामिन्स के बीच में कोई भी हाथापाई नहीं होगी और ये यहाँ का रूल्स है। इसलिए वो बंदा वहाँ से तुरंत भाग जाता है। फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि ये बंदा भी अलग से ही एक नमूना है जो कि सबसे पहले तायो की स्किन की तारीफ करता है और उसके गाल के ऊपर लगे हुए चावल के दाने को खा लेता है। इससे तायो समझ जाता है कि ये एक नंबर का ठरकी है और वो मिसुमी से कहता है कि इससे दूर रहो। लेकिन वो बंदा तायो के साथ फ्लर्ट करते रहता है और उसे कहता है कि इस गन से क्या ही मारोगे जब तुमने मुझे पहले ही अपने दिल से छल्ली कर दिया है। मिसुमी को उस बंदे के बारे में पता था। मिसुमी बताती है कि इसका नाम सुकियो होशिफुरु है जो कि हर किसी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट करता रहता है और उन्हें छेड़ता रहता है, फिर चाहे जेंडर कोई भी हो, लड़का लड़की सब चलता है इसको। हालांकि मिसुमी सुकियो से कहती है कि मेरे पति से दूर रहो और उन दोनों के बीच में तायो को लेकर लड़ाई होने लगती है। वे भी सुकियो तायो की पर फिदा हो चुका था और वो अपने पास से तायो की बनी हुई एक कीचेन डॉल भी बाहर निकालता है और उसी टाइम पे वहाँ पे सेकंड मैच भी चालू हो जाता है। तो फिर सुकियो तायो से कहता है कि चलो एक साथ वहाँ पे धूम मचा देते हैं और इस दुनिया को दिखा देते हैं कि हमारा प्यार कितना ज्यादा सच्चा है। इसके बाद वहाँ पे जैसे जैसे एग्जाम होते जाते हैं तो फिर तायो जैसे ही पास करता है तो वो सुकियो की तरफ देखता है तो फिर सुकियो उससे 2-3 कदम आगे ही रहता है। तायो जैसे ही अपने काम को खत्म करता तो सुकियो की तरफ देखता और सुकियो उससे पहले ही काम को खत्म कर लेता। वहीं पे जब तायो को एक बार बॉम्ब को असेंबल करने के लिए दिया जाता है तो तायो उसे मुश्किल से ही कर पाता है, लेकिन जब वो सुकियो की तरफ देखता है तो सुकियो ने काफी टाइम पहले ही उसको डिसमेंटल कर दिया था हर एक पार्ट्स के अंदर, यहाँ तक कि तारे भी निकाल दी थी। वहीं पे जब रिटर्न टेस्ट होता है तो काफी सारे लोग फेल हो जाते हैं तो फिर सीट से स्प्रिंग निकलती है जो कि उन्हें सीलिंग के अंदर लटका देती है। वहीं पे तायो को भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी तो फिर सुकियो उसकी मदद करने लगता है चीटिंग करके। इसके बाद सारे एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो फिर सुकियो तायो से कहता है थक गए क्या मसाज कर दूं। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे अनाउंसर बोलना शुरू करती है कि इस बार काफी ज्यादा कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया है, इसलिए उन लोगों में से सिर्फ एक ही को लाइसेंस मिलेगा और बाकी को डिस्पोज कर दिया जाएगा। इसीलिए अब वो लोग आपस में लड़ाई कर सकते हैं लाइसेंस के लिए। इसके बाद वहाँ की दीवार टूट के नीचे गिरने लगती है तो फिर कई सारे कैंडिडेट नीचे गिर जाते हैं और वो सभी लोग जान बचाते हुए लाइसेंस की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन रास्ते के बीच में कई सारे ट्रैप्स आते हैं जिनको उन्हें अवॉइड करना था, यहाँ तक कि मिसाइलें भी चलने लगती हैं। लेकिन तायो और सभी लोग उन्हें अवॉइड करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन अचानक से वही बंदा जिसने तायो के ऊपर एक अटैक किया था वो तायो को धक्का मार के नीचे गिरा देता है, जिससे तायो नीचे गिरने वाला था। लेकिन सुकियो सही टाइम पे वहाँ पे आता है और वो तायो को नीचे गिरने से बचा लेता है और वो तायो को पंखे से आगे भेज देता है और खुद पानी के नीचे गिर जाता है। लेकिन तायो ने सुकियो का हाथ पकड़ लिया था और वो सुकियो से कहता है कि अगर वो लाइसेंस लेगा तो उसी के साथ लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। इससे सुकियो काफी ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद वो पंखे की मदद से दोबारा ऊपर आ जाता है। इसके बाद सुकियो तायो से कहता है कि तुमने सक्सेसफुली एग्जाम को पास कर लिया है। इसके बाद सुकियो तायो को बताता है कि वो सिल्वर रैंक का स्पाई है जो कि यहाँ पे एग्जाम को रन करने के लिए आया था और उसने चेक किया है कि इस तायो के अंदर सभी चीजें बिल्कुल परफेक्ट हैं। लेकिन इस स्पाइस के अंदर एक और चीज सबसे ज्यादा जरूरी रहनी चाहिए, वो कोई टेक्निकल स्किल नहीं है और ना ही कोई नॉलेज है, वो है असल में इंसानियत। और तायो के अंदर इंसानियत तो कूट कूट के भरी है। वहीं पे वो बंदा जिसने तायो को धक्का दिया था एग्जामिन उसे फेल कर देता है और उसे उसका कार्ड छीन लेता है। इसके बाद सुकियो तायो को उसका ब्रोंज कार्ड दे देता है और उसे कहता है कि उसने टेस्ट को पास कर लिया है। कार्ड को देख के तायो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सुकियो से कहता है कि
अगर वो यहाँ का एग्जामिनर है तो फिर वो अभी तक तायो के साथ जो भी करता आया था वो सब कुछ भी झूठ होगा। लेकिन सुकियो तायो से बताता है कि वो तो अलग चीज है, वो तो तायो से बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद वो तायो के पीछे भागने लगता है उसे गले लगने के लिए और तायो अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगता है। कुछ दिनों बाद हम लोग सेजी के पुलिस स्टेशन के लॉकअप को देखते हैं जहाँ पे एक कैदी फरार हो जाता है और वो सेजी के लिए मैसेज छोड़ के जाता है, हगने जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। वहीं पे हम लोग तायो को देखते हैं जो अपना स्कूल बैग खोलता है तो फिर उसके अंदर एक दादाजी थे और ये वही कैदी हैं जो सेजी के लॉकअप से भाग के आए हैं। खैर ग्रैंडपा तायो को बताते हैं कि वो उसके ग्रैंडपा हैं और उन्हें जैसे ही पता चला है कि उनकी पोती ने शादी कर ली है तो वो अपने ग्रैंडसन को देखने के लिए आ गए हैं। हालांकि तायो को इसके ऊपर यकीन नहीं होता है और वो सीधा ग्रैंडपा के ऊपर गोली चला देता है। इसके बाद वहाँ पे मित्सुमी आती है जो कि तायो को बताती है कि ये सच में उनके ग्रैंडफादर हैं और जब वहाँ पे किरीसाकी आती है तो फिर ग्रैंडपा किरीसाकी के ऊपर लाइन मारने लगते हैं। लेकिन जब मित्सुमी वहाँ पे खांसती है तो वो जल्दी से उन दोनों के पास आ जाते हैं और अपने पास से नोटों की गड्डी बाहर निकाल के उन्हें भेंट देते हैं नई नवेली शादी की बधाई के तौर पे। इसके बाद वो तायो को अपने साथ लेके जाते हैं ताकि वो उसके साथ कुछ बात कर सके। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे क्योइचिरो आ जाता है जो कि ग्रैंडफादर को पकड़ लेता है और वो उनसे पूछता है कि आप बाहर कैसे निकले। क्योइचिरो में बताता है कि उन्हें याकुजा फैमिली से बैन कर दिया गया था क्योंकि जब ग्रैंडफादर अय्यासी करने के लिए बाहर निकलते हैं तो वो लड़कियों को उनकी फैमिली की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देने लगते हैं ताकि वो लड़कियों के सामने कूल बन सके। हालांकि ग्रैंडफादर क्योइचिरो से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी चीची साफ की है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे। इसके बाद वो एक झटके में वहाँ से गायब हो जाते हैं और तायो को भी अपने साथ लेके जाते हैं। उसी टाइम पे गोलियात मित्सुमी के पास एक तस्वीर लेके आता है और मित्सुमी उसे देख के अपने फोन में डेट चेक करती है। वहीं पे क्योइचिरो तायो को ग्रैंडफादर के बारे में सारी जानकारी देता है कि उनकी बोन और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अलग ही लेवल पे है, यानी कि वो अपने शरीर को किसी भी एंगल के अंदर मोड़ सकते हैं और छोटे से छोटे बक्से के अंदर फिक्स हो सकते हैं। और क्योइचिरो तायो को टास्क देता है कि उसे ग्रैंडफादर को जल्दी पकड़ना पड़ेगा इससे पहले कि वो कूल बनने के लिए इन्फॉर्मेशन लीक करना शुरू करे। हालांकि तायो क्योइचिरो को झटका देता है और बताता है कि ग्रैंडफादर पहले ही इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिए हैं। इसके बाद तायो ग्रैंडफादर को पकड़ने के लिए जाता है लेकिन वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए तायो को आसानी के साथ चकमा दे देते हैं और उसे कहते हैं कि पहले हक के धोना सीखो तब आके मुझे पकड़ना। लेकिन तायो ने पहले ही सोफे के ऊपर ननाओ की स्पेशल ग्लू लगा दिया था लेकिन उसका भी ग्रैंडफादर के ऊपर कोई असर नहीं होता है और वो चड्ढे में बाहर निकल आते हैं और लड़कियां उनके लिए ताली बजाते हुए कहती हैं ग्रैंडफादर इज कूल। खैर इसके बाद तायो ग्रैंडफादर को बहुत ज्यादा पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उन्हें छू तक नहीं पाता है। इसके बाद ग्रैंडफादर तायो से कहते हैं कि अभी तुम्हें 5 साल और लगेंगे तब जाके तुम मुझे पकड़ पाओगे। वहीं पे तायो ग्रैंडफादर से पूछता है कि अगर वो उनसे मिलना ही चाहते थे तो फिर वो मिशन को खत्म करने के बाद मिल सकते थे, उन्हें जेल तोड़ने की जरूरत नहीं थी। ग्रैंडफादर कुछ कहते हैं कि उससे पहले ही वहाँ पे वेटर आ जाता है जो कि उनके लिए स्पेशल वाइन लेके आया था जिसको ग्रैंडमदर काफी ज्यादा पसंद किया करती थी। इसके बाद ग्रैंडफादर अपनी कहानी तायो को ऐसे बताते हैं जैसे कि वो अभी सिंगल हो और ग्रैंडमदर मारी जा चुकी हो। ग्रैंडफादर तायो को बताते हैं कि उनकी लाइफ काफी ज्यादा रैकलेस थी, यानी कोई लक्ष्य नहीं, कोई मंजिल नहीं। लेकिन जब उनकी मुलाकात केइको यानी कि ग्रैंडमदर से हुई तो फिर उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई और उन्हें अपनी एक मंजिल मिल गई। और वो ग्रैंडमदर की डिटेल के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि उनकी आंखें काफी ज्यादा सुंदर हैं, उनके काले लंबे बाल हैं और बहुत ही ज्यादा प्यारी और खूबसूरत मुस्कान है। और ग्रैंडफादर को वो दिन हमेशा याद आते हैं जब वो उनके साथ रहा करते थे। इसके बाद वो तायो को एक महाज्ञान देते हैं क्योंकि वो दोनों ही याकुजा फैमिली के अंदर शादीशुदा हुए हैं तो फिर उन्हें एक चीज समझ लेनी चाहिए कि प्यार तो अनंत है लेकिन जीवन नहीं। और वो तायो से यही कहते हैं कि उसे अभी को ज्यादा प्यार देना चाहिए ताकि उसे फ्यूचर में कोई भी पछतावा ना हो। वहीं पे तायो जब से मित्सुमी से मिला था उसे कोई भी पछतावा नहीं था और वो काफी ज्यादा खुश है योजाकुरा फैमिली के अंदर शादी करके। इसके बाद वो ग्रैंडफादर के लिए पगवा बनाता है और उन्हें दे देता है, ये रिस्पेक्ट के तौर पे किया जाता है। इधर ट्राई मत करना नहीं तो RGB बेल्ट चलेंगी। खैर उसी टाइम पे वहाँ पे भाई ग्रैंडमदर आ जाती हैं जो कि ग्रैंडफादर के ऊपर हथकड़ी लगा देती हैं और उन्हें बताती हैं कि ये स्पेशल हैं, अगर जोड़ जबरदस्ती से खोलने की कोशिश की जाएगी तो एक्सप्लोड कर जाएंगी। और ग्रैंडफादर बिल्कुल भी अपनी वाइफ के हाथ को इस तरीके से बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। इसके बाद मित्सुमी वहाँ पे आती है और वो तायो को बताती है कि ये उनके ग्रैंडमदर केइको हैं। वहीं पे ग्रैंडफादर जैसे ही अपनी वाइफ को देखते हैं तो वो खुशी खुशी उनसे गले लग जाते हैं और रोते हुए कहते हैं कि वो उनसे काफी ज्यादा मिलना चाहते थे। वहीं पे तायो ग्रैंडमदर को देख के कहता है कि ये तो जिंदा है। फिर इसके बाद ग्रैंडमदर को बताते हैं कि आज उनकी एनिवर्सरी है, इसीलिए उन्होंने लड़कियों से पूछ के एक डायमंड रिंग सिलेक्ट कर ली है और ग्रैंडमदर की फेवरेट वाइन भी मंगा ली है और वो उनके साथ डेट पे जाना चाहते थे। हालांकि ग्रैंडमदर उन्हें साफ मना कर देती है और उनसे कहती है कि पहले जेल जाओ और मिशन पूरा करो। इसके बाद वो उन्हें रस्सी में लपेट के पुलिस की कार के अंदर डाल देती है और साथ ही खुद भी चली
ले जाती हैं कंफर्म करने के लिए कहीं दोबारा न भाग आए। इसे तायो और मित्सुमी को समझ में आ जाता है कि ग्रैंडफादर इसीलिए जेल तोड़ के बाहर आए थे ताकि वो एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर सकें। वहीं पे मित्सुमी तायो को देख के काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसने सुन लिया था कि तायो कह रहा था कि वो मित्सुमी से जब से मिला है उसे कोई भी रिग्रेट नहीं है। इसीलिए मित्सुमी भी खुशी खुशी तायो का हाथ पकड़ लेती है। वहीं पे ग्रैंडफादर और मदर भी अपनी डेट पे जा रहे थे जहाँ पे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से कहते हैं कि मित्सुमी ने काफी अच्छा पति ढूंढा है। वह भी मित्सुमी और तायो जब घर पे आते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि उन दोनों की विश कंफर्म हो गई है, वो दोनों डेट पे चले गए हैं। इसके बाद हमें ग्रैंडफादर और मदर की वो फोटो दिखाई दी जाती है जहाँ पे वो दोनों जवानी में साथ रहा करते थे और ग्रैंडफादर की पर्सनैलिटी बॉडी के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही है। खैर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पूरी योजोकुरा फैमिली शॉपिंग पे जाती है जहाँ पे फुताबा क्योइचिरो से कहती है कि तुम घर के सबसे बड़े बेटे हो इसीलिए सारे बिल तुम ही पे करोगे, लेकिन क्योइचिरो साफ मना कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ मित्सुमी का खर्चा देगा। लेकिन जब मित्सुमी क्यूट होकर उसकी तरफ देखती है तो फिर वो डायरेक्ट पूरा पैसा देने के लिए मान जाता है। वहीं पे तायो जब मित्सुमी के साथ मॉल के अंदर घूम रहा था तो फिर उसे अपनी फैमिली के बारे में याद आ जाता है कि वो भी उनके साथ इसी तरीके से शॉपिंग के लिए आया करता था। वहीं पे जब वो मित्सुमी से पूछता है कि लिस्ट क्या है तो फिर मित्सुमी बताती है टॉयलेट पेपर, एग, रोल्स, कांदा, ग्रेनेड्स, सब मशीन गन, मिसाइल्स। इस पे तायो मित्सुमी को रोक देता है और बताता है कि वो लोग सुपर मॉल के अंदर हैं, वेपनरी के अंदर नहीं। खैर ये सुपर मॉल भी चुपके वाला था क्योंकि जब मित्सुमी वॉशिंग पाउडर खरीदने के लिए जाती है तब उसके अंदर से ग्रेनेड्स बाहर निकलते हैं और जब मित्सुमी एक कैफे के अंदर जाती है और वहाँ पे मिल्क टी मांगती है तो फिर कैफे वाली भी समझ जाती है कि इन्हें कौन से मिल्क टी चाहिए और वो आगे से इन्हें सप्लाई दे देती है जो कि और कुछ नहीं लच्छा बारूद थे। वहीं भी हम लोग शिंजो और सियोन को देखते हैं और शिंजो कट्टा और राइफल के बीच में कंफ्यूज था तो फिर सियोन उसका बेड़ा उठाती है और उसे बताती है कि वो उसी चीज को खरीदता है जो उसके दाहिने हाथ के अंदर होती है और घर पहुंचने के बाद उसे पछतावा होने लगता है। इसीलिए सियोन शिंजो के लिए राइफल को चूज कर लेती है। वहीं पे हम लोग फुताबा को देखते हैं जो कि मसाज लेने के लिए गई थी और मसाज देने वाली भी बाहुबली से कम नहीं थी और क्योंकि फुताबा की बॉडी भी लोहे से कम नहीं थी तो फिर अगल बगल जो कस्टमर थे वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि साला मुझे स्टील के मुड़ने की आवाज क्यों आ रही है। इसके बाद हम लोग ननाओ को देखते हैं जो कि ड्रग शॉप के अंदर था और वो अपने लिए किसी तरह के ड्रग को खरीद रहा था। इसके बाद हम लोग क्योइचिरो को देखते हैं जो कि स्पेशल शॉप के अंदर जाता है और वहाँ से कोई खुफिया किताब खरीद लेता है। इसको देख के क्योइचिरो काफी ज्यादा खुश था। इसके बाद हम लोग तायो को देखते हैं जो कि एक टी शर्ट खरीदने के लिए जाता है तो फिर वहाँ का जो रिसेप्शनिस्ट वाला था वो तायो को बताता है कि ये ब्लड प्रूफ है और ऊपर से खून की दाग पूरी तरीके से साफ कर देगी और दुकान का नाम था सब कुछ साफ कर देगी। वहीं पे जब तायो वहाँ से निकल ही रहा था तो फिर उसे एक लड़की पकड़ लेती है जो कि रोते हुए उसके पास आ गई थी तो फिर तायो उसे लेके मित्सुमी के पास जाता है और मित्सुमी उसे संभालती है तो वो लड़की बताती है कि वो अपने फादर से अलग हो गई है और उसने देखा था कि कुछ लोग उसके फादर को जबरदस्ती डाउन स्टेयर लेके जा रहे थे यानी सीढ़ियों के पास। तो मित्सुमी समझ आती है कि उसके फादर कहाँ पे गए होंगे। इसके बाद वो लिफ्ट से बेसमेंट के नीचे जाती है और ये बेसमेंट अंडरग्राउंड एरिया था। यहाँ पे फाइटें और लड़ाई धड़ाई फुल चलती है और कुछ ही देर में उन्हें उस लड़की का फादर भी मिल जाता है जिसकी आंख निकाली जा रही थी कर्ज न चुका पाने की वजह से। हालांकि तायो अपनी गन से चाकू वाले बंदे को शूट करके उस लड़की के फादर को बचा लेता है लेकिन इसी चक्कर में वो सबकी नजर में आ जाता है और वहाँ पे जितने भी गुंडे थे वो सभी तायो को घेर लेते हैं क्योंकि अभी तायो के ऊपर 41 करोड़ 500 लाख की बाउंड्री लगी हुई थी। हालांकि वो लोग तायो का एक बाल भी उखाड़ नहीं पाते हैं क्योंकि वहाँ पे क्योइचिरो आ जाता है। वे भी तायो और मित्सुमी की नजर सबसे पहले क्योइचिरो की किताब के ऊपर पड़ती है जिसके ऊपर लिखा हुआ था कंप्लीट कलेक्शन ऑफ टॉर्चर और ये किताब खासकर क्योइचिरो ने तायो के लिए ही खरीदी थी। वह भी गुंडों को अभी भी लग रहा था कि वो लोग एक साथ मिलकर क्योइचिरो को टेक डाउन कर सकते हैं लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे फुताबा और बाकी भाई बहन आ जाते हैं जो कि उन लोगों को एक ही बार में धूल चटा देते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से दोबारा बाहर आ जाते हैं लेकिन उनकी लड़ाई के चक्कर में पूरा अंडरग्राउंड एरिया टस से मस हो चुका था और वो पूरा सुपर मॉल ही हिलने लगता है क्योंकि नीचे की बुनियाद टूट चुकी थी जिससे वो सुपर मॉल धीरे धीरे करके छोटा होता जाता है। वहीं पे ये भाई बहन की टोली पूरी चिल थी, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और फैसला करते हैं कि ये लोग दोबारा शॉपिंग के लिए आएंगे। और इसी के साथ योजाकुरा फैमिली का फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंड होता है। और तुम लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना।